So yes people, let's get start with the revision of chapter number 5 that is registration of charges. एकदम आराम से फोकस करना, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर के सारे सेक्शन कवर करेंगे और आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि इस क्लास के बाद में आपको फिर से कोई क्लास देखने का जरूरत नहीं। द रीजन इज वेरी सिंपल, आई एम कवरिंग अराउंड 20+ केस स्टडीज, जितने आपके एग्जाम में आज तक बने भी नहीं है और बच्चों बनेंगे भी नहीं, ऐसे ऐसे केस स्टडी मैंने बना के लाई है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे से कुछ यूनिक पॉइंट्स रहेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस के अंदर की फ्लोटिंग चार्ज होता है, वो पोस्टपोनमेंट कब होता है, वो इनवैलिड कब हो जाता है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जिसके ऊपर मैंने केस स्टडीज बनाया है, ठीक है। तो सब कुछ कवर करने वाले आने वाले 1 घंटे के अंदर। 100% आपका फोकस यहाँ पर रखना एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विथ। चलो यारो एकदम आराम से फोकस करो। अब बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर, मैं आप लोगों के दिमाग में एक जनरल थीम क्रिएट कर देता हूँ। ये चैप्टर किसके बारे में बात करता है? ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा है। चैप्टर क्या बोलता है बच्चों कि जब भी कोई कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्सन से क्या लेती है बच्चों, फाइनेंशियल असिस्टेंट लेती है, मतलब पैसा उधारी में ले रही है या कोई क्या बोल सकते हैं बच्चों, फेवर ले रही है। ऐसे केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी कुछ सिक्योरिटी एसेट बच्चों उस बैंक को इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस देना पड़ेगा। अब इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, चार्जेस का मतलब क्या है समझ में आएगा, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी, जैसे अपनी मम्मी बच्चों कभी मानो कहीं पे गई लोन लेने के लिए, ठीक है, तो वो बोलते कि एज अ सिक्योरिटी कुछ तो भी चाहिए, तो अपनी मम्मी क्या करती है, अपने गहने दे देती वहां पे, यस और नो? यस। तो क्या मम्मी ने अपने गहने एज अ सिक्योरिटी बोलकर दिए? अरे हाँ या ना? यस सर। उसी तरीके से जो कंपनी है, कंपनी के पास तो गहने नहीं है ना, कंपनी क्या करेगी बच्चों, अपनी एसेट, अपनी प्रॉपर्टी या उसका कोई बिजनेस यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरटेकिंग, उसको एज अ सिक्योरिटी बोलकर दे देगी। समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। सर लेकिन ये जरूरी क्यों है? अरे अरे अरे, अगर बच्चों तुम लोगों ने क्या किया, सिक्योरिटी दिया, तो ही तो सामने वाले का रीपेमेंट का गारंटी मिलेगा। अरे हाय ना, सामने वाला तभी तो आपको क्या करेगा, लोन देगा। तो इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। आपने प्रॉपर्टी सामने वाले के फेवर में क्रिएट कर दी, बराबर। अब आप लोग क्या करोगे, माला प्रैक्टिस करोगे, मतलब जो प्रॉपर्टी एक बैंक को दी उसी प्रॉपर्टी को तुम दूसरे बैंक को भी बोल रहे हो, उसी प्रॉपर्टी को बच्चों तुम तीसरे बैंक से भी लोन ले रहे हो, उसी प्रॉपर्टी से तुम चौथे बैंक से भी लोन ले रहे हो। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, आप मल्टीपल बैंकों को उल्लू बना रहे हो सेम प्रॉपर्टी दे देके। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो बोले अगर आप चार्ज को क्रिएट करते हो, ठीक है, अगर आप कंपनी हो, अगर आप चार्ज को क्रिएट करते हो तो आपको उस चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और वो चार्ज आप रजिस्टर किसके पास कराओगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब ये लोगो याद रखना, दिस इज कंपनी 1 ऐसा है और एक कंपनी 2 का रहेगा। ये बच्चों बैंक का है और बच्चों ये आरओसी का सिंबल है, ठीक है। तो जैसे ही कंपनी ने फाइनेंशियल असिस्टेंट ली और चार्ज क्रिएट किया बच्चों अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको जाके क्या करना है, आरओसी को फाइल करना है। सिंपल सी बात, ठीक है। सर कौन सी प्रॉपर्टी? जो प्रॉपर्टी होती है वो टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और बच्चों सिचुएटेड इन इंडिया भी हो सकती है, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, आरओसी के पास ले जाकर दे देंगे। अगर मानो बच्चों समझो कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करवाया, तो आपको नहीं लगता है कंपनी का कुछ नहीं जाता, इसमें बैंक वालों का घाटा? बोलो हाँ। अरे कंपनी का कुछ नहीं जाता, इसमें जो घाटा है वो किसका है, बैंक वालों का है। तो फिर बच्चों ये जो बैंक वाले हैं ना, ये बैंक वाले खुद जाकर भी चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 बातें समझ में आई कि सर जो कंपनी लोन ले रही है सिक्योर और अपनी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है, वो खुद आरओसी के पास जा सकते हैं, या फिर बैंक डायरेक्टली बच्चों क्या कर सकता है, आरओसी के पास जा सकता है। बच्चों ये कंसेप्ट को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? जल्दी बताओ। इफ कंपनी फेल टू रजिस्टर इन 30 डेज, तो ऐसे केस में रजिस्टर बाय चार्ज होल्डर। अभी सेक्शन को दिमाग में मत लाओ, अभी सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसके अलावा और चार्ज कब क्रिएट करना पड़ता है, देखो अगर मानो कंपनी यहाँ पर एक कंपनी बच्चों उसने फाइनेंशियल असिस्टेंट लिए किसी बैंक से और उसको अपनी लैंड एंड बिल्डिंग क्या की है, एज अ सिक्योरिटी बोलकर दी है, ठीक है, कोई एसेट के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट किया है। अगर ये कंपनी इस प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर हमने सिक्योरिटी क्रिएट किया है किसी और कंपनी को सेल कर देती है, तो बच्चों ध्यान देना, ये जो कंपनी का और ये बैंक का रिलेशन है ये खत्म हो जाता है और यहाँ पर ये कंपनी भी चार्ज रजिस्टर करवाएगी। क्यों? क्योंकि इसने ऐसी प्रॉपर्टी परचेस की है विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज। क्या आपको 3 बातें समझ में आई? चार्ज रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ता है? पहली बात, कंपनी खुद करेगी, कंपनी फेल हो जाती है तो चार्ज होल्डर खुद करेगा, या फिर आप ऐसी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो ऐसे केस में अगर आप कंपनी हो तो आपको भी चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। बच्चों जल्दी बताओ, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो जुबान केस्ट्री। आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट आता है हाउ टू
रजिस्टर द चार्ज, हम लोग चार्ज को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आप लोग डिबेंचर इशू कर रहे हो, डिबेंचर को सिक्योर कर रहे हो, तो उसके लिए एक फॉर्म है बच्चों CHG 9। लेकिन सर अदर देन डिबेंचर होगा तो CHG 1, CHG 9 और बच्चों CHG 1, ये दो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जब आप चार्ज क्रिएट करोगे तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, एक तो CHG 1 नहीं तो CHG 9। इसी के साथ में इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, मतलब आपको नहीं लगता है बच्चों कि जब आपको लोन सैंक्शन हुआ तो एक एग्रीमेंट बना होगा जिसमें आप बोल रहे हो कि हमारी ये प्रॉपर्टी में आपको सिक्योरिटी दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। उसको भी क्या करना पड़ेगा सर, ROC के साथ में फाइल करना पड़ेगा। यस सर, आगे बढ़ते बच्चों। अब जो प्रॉपर्टी आपकी एज अ सिक्योरिटी बोलकर दे रहे हो, क्या वो आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है? बोलो हाँ है ना, आउटसाइड इंडिया। और बेटा इंडिया में भी हो सकती है, बिल्कुल। इसलिए बच्चों इधर हरा भरा रखा हुआ है क्योंकि इंडिया अपना हरा भरा है, हरियाली से बड़ा है। और बच्चों फॉरेन वाले आपको पता ही है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है और अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो उसको क्या करना पड़ता है बच्चों, उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब चार्ज क्रिएट कितने दिन के अंदर करना पड़ता है? सिंपल सी बात है, जो पुराना प्रोविजन है बच्चों सिलेबस से हट चुका हुआ है, बराबर, प्रैक्टिकली भी आज इसका कोई यूज नहीं है, इसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। एज ऑन डेट जो चल रहा है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सर चार्ज कितने दिन में क्रिएट करते हैं? देखो जैसे ही आप लोगों ने चार्ज क्रिएट किया, विद इन 30 डे आपको उसका फॉर्म ROC को फाइल कर देना है। मतलब चार्ज मस्ट बी क्रिएटेड विद इन 30 डेज, जिसके लिए आपको नॉर्मल फी पे करनी पड़ेगी। अगर आपने चार्ज 30 डेज के अंदर क्रिएट नहीं किया तो फिर आपको फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज 60 डेज मिलते हैं, मतलब एडिशनल 30 डेज मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? वैसे तो आपको बोल दिया 30 डेज, लेकिन 30 डेज में नहीं हो रहा है, तो जिस दिन चार्ज क्रिएट किया था वहां से 60 डेज, मतलब एडिशनल 30 डेज में आप लोग क्या कर सकते हो, चार्ज को फिर से रजिस्टर करा सकते हो। अब ध्यान देना, जब आप एडिशनल 30 डे ले रहे हो तो आपको एडिशनल फी पे करना पड़ेगा, नॉर्मल फी के अलावा एडिशनल फी पे करना पड़ेगा। और सर हम लोग तो इतने मंद हैं कि हमने 60 डेज के अंदर चार्ज क्रिएट ही नहीं किया। अगर आपने 60 डेज के अंदर चार्ज क्रिएट नहीं किया बच्चों, डरो मत, आपको फर्दर 60 डेज का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा टू क्रिएट द चार्ज। क्या यहां तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो बोल दो। यस सर। अब बच्चों सुनना, तो चार्ज क्रिएट करने का टाइमलाइन आपको पता चला, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ उससे 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 30 डेज बच्चों आपके हाथ में, मतलब क्रिएशन से 60 डेज। और अगर आप 60 डेज में भी नहीं कर पाए तो आगे के फर्दर 60 डेज, मतलब टोटल 120 डेज तक। अब सुनना फर्क क्या है बच्चों, जब आपको पहला, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्सटेंशन, 30 डेज के बाद में जो 30 डेज मिले फर्दर, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्सटेंशन। और बच्चों 60 डेज के अंदर बाद में जो आपको फर्दर एक्सटेंशन मिला है 60 डेज का, उसको बोलेंगे सेकंड एक्सटेंशन। फर्स्ट एक्सटेंशन में पे करना पड़ता है एडिशनल फी और सेकंड एक्सटेंशन में पे करना पड़ता है एड वैलोरम फीस। समझ में आया बच्चों? एड वैलोरम फीस का मतलब क्या होता है, द फीस विच इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ स्टैम्प, मतलब चार्ज क्रिएटेड। समझ में आ रहा है? 200 करोड़ का अगर चार्ज लिया तो बड़ा पेनल्टी पे करना पड़ेगा, अगर 100 करोड़ का चार्ज लिया तो उससे आधा पे करना पड़ेगा, 50 करोड़ का लिया तो 200 करोड़ के कंपैरिजन में 1/4 करना पड़ेगा, मतलब बेस अपॉन, ठीक है। अब बच्चों सुनो, आपको ऐसा नहीं कहता लगता है क्या, 30 डेज के अंदर तो आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो, किसी ने आपको कोई रोका ही नहीं है, 30 डेज के अंदर यू कैन क्रिएट द चार्ज। लेकिन अगर आप 30 डेज के बाद में 120 डेज के बीच में चार्ज क्रिएट कर रहे हो, 120 डेज के बीच में चार्ज क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको फीस तो लगेगी, साथ ही साथ आपको सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा कि आपको फाइलिंग करने में लेट क्यों हुआ, ठीक है। आपके पास जेन्युइन रीजन होना चाहिए। और तीसरा बच्चों, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लेट फाइलिंग कर रहे हैं। बच्चों सुनना, आप क्या हो जाता है, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, लेट फाइलिंग कर रहे हैं, हमने यहाँ तक फाइलिंग कर देना चाहिए था, ठीक है। अगर सेम प्रॉपर्टी किसी और को गिरवी रख दी कंपनी ने, सेम प्रॉपर्टी किसी और को गिरवी रख दी, ठीक है, और उन्होंने चार्ज क्रिएट कर दिया और उसके बाद में आप चार्ज यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि आपका चार्ज लेट रजिस्टर हो रहा है और किसी और व्यक्ति का पहले अधिकार क्रिएट हो गया, रजिस्टर हो चुका है? बोलो हाँ। मतलब सर कंपनी ने मानो बैंक 1 और बैंक 2 के फेवर में चार्ज क्रिएट किया सेम प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ये बैंक ने इसको रजिस्टर नहीं कराया 30 डेज में, ठीक है। ये बैंक इसको रजिस्टर करा रही है बच्चों कितने दिन के अंदर, 45 डे पे, 45 डे पे, ठीक है। और ये जो बैंक 2 है ना, इसने विद इन 30 डेज इसको अगर रजिस्टर करवा दिया, तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि किसी, ये हो गया फर्स्ट रजिस्टर चार्ज क्योंकि ये पहले रजिस्टर हो गया, और ये हो गया सेकंड रजिस्टर, ठीक है। तो ऐसे केस में है ना, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि बस हमारे बिलेटेड फाइलिंग के वजह से
अगर किसी ने इसके ऊपर पहले चार्ज क्रिएट कर लिया तो उसका राइट अफेक्ट नहीं होगा। बिलेटेड फाइलिंग नॉट अफेक्टिंग द इंटरवेलिंग क्रेडिटर, ये बात आपको याद रखना है। क्या मैं आपको बोल सकता हूँ, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। चार्ज एक तो कंपनी क्रिएट करेगी, नहीं तो चार्ज होल्डर क्रिएट करेगा। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, तो वहां पर भी आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद में चार्ज कैसे क्रिएट करोगे, CHG 1 नहीं तो CHG 9 फॉर्म फाइल करोगे, साथ ही साथ में बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएटिंग चार्ज दोगे। सेकंड पॉइंट बोला है प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड हो या प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड हो, आपको चार्ज क्रिएट करना तो कंपलसरी बनेगा। और सर कितने दिन में करना है, पहले 30 डे, पहले 30 डेज में नहीं आया तो फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, अगर उधर भी नहीं हो रहा है तो सेकंड एक्सटेंशन ऑफ नेक्स्ट 60 डेज। फर्स्ट इसमें बच्चों एक्सटेंशन में आपको एडिशनल फी पे करना पड़ेगा, सेकंड एक्सटेंशन में एड वैलोरम फीस आपको पे करना पड़ेगा। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारे सामने, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज। अब बच्चों जैसे ही आपने फाइल कर दिया फॉर्म, कौन सा CHG 1 या CHG 9, किसको, ROC को, ROC क्या करेगा बच्चों, उसको वेरीफाई करेगा ना कि एक्चुअली चार्ज क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, और उसके बाद में वो आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, राइट। अब सुनना, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मिलता है बच्चों, वो मिलता है इन फॉर्म CHG 2 के ऊपर में मिलता है, और दिस इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। ये क्या है बच्चों, एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपका चार्ज लॉ के हिसाब से क्रिएट हो गया। और बच्चों अगर मानो आपका चार्ज मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब एक प्रॉपर्टी के ऊपर तुमने क्या किया था, 100 करोड़ का लोन लिया, प्रॉपर्टी उनको एज अ गिरवी रख दी, अब आप अपनी लोन की लिमिट बढ़ा रहे हो, 100 करोड़ से 150 करोड़ कर रहे हो, तो क्या मैं, और सेम प्रॉपर्टी, आपको नहीं लगता है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गए लोन के? तो ऐसे वाले केस में बच्चों आपको करना पड़ता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मॉडिफिकेशन का फॉर्म सेम है CHG 1 CHG 9, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज नहीं मिलता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मिलता है, जो है बच्चों फॉर्म नंबर CHG 3 के अंदर। तो ध्यान देना, ROC क्या देता है आपको, ROC आपको देता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज इन फॉर्म नंबर CHG 2, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इन फॉर्म नंबर CHG 3। जो सर्टिफिकेट आपको मिला किसने इशू किया, ROC ने किया, बराबर। किसको किया, कंपनी को भी करता है, देखो कंपनी को भी करता है, बोरोवर को भी, और बच्चों बैंक को भी करता है, चार्ज होल्डर जिसको हम लोग बोलते हैं। और साथ ही साथ में बच्चों दिस इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि चार्ज एक्चुअली क्रिएट हुआ है एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ कंप्लाई करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों तुम्हारा क्या, कि अगर आप लोगों ने सुनना कुछ केसेस ऐसे दे दिए हैं जहां पर चार्ज की प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब जनरली मैं आपको बता देता हूँ, चार्ज जब बैंक और मतलब क्या बोल सकते हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है ना, तो आपको चार्ज रजिस्टर करने की जरूरत ही नहीं होती। मतलब कैसे, कब ऐसा होगा, जैसे मानो आपके जो एम्प्लॉयज उनको आपको प्रोविडेंट फंड देना था, आपकी जो एम्प्लॉयज था उनको आपको बोनस देना था, आपने उनको ना प्रोविडेंट फंड दिया ना उसको बोनस दे दिया, तो उनके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो कंपनी की एसेट को सेल कर दे और अपना पैसा वसूल कर दे। क्या उनका आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है या नहीं है? आंसर इज यस। क्या ये चार्ज रजिस्टर करने की जरूरत है? आंसर इज नो। तो चार्ज अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट हो रहा है तो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोनस एक्ट में वो पावर मिल चुकी है उनको। वैसे ही बच्चों अगर चार्ज पार्टी ने क्रिएट किया है, मतलब बैंक के साथ में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं ना, हम लोग मिलकर हमारी वॉलेंटरीली क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो, तो वहां पर आपको चार्ज रजिस्टर करना क्या है, मैंडेटरी है। होप सो आपको ये वाली सारी बातें समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से, ठीक है जी। हाँ, इसके अलावा क्या बोल दिया कि ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से कंसल्ट करके डिसाइड कर सकती है ऐसे कौन से चार्जेस है जिसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों उसके अंदर मैं आपको एक केस बता देता हूँ, अगर आप प्लेज क्रिएट कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, अब ये क्या होता है थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग, अभी चार्ज का चैप्टर भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम लोग एक थीम क्रिएट कर रहे हैं बच्चों चार्ज वाले चैप्टर के, ठीक है। प्लेज क्या होता है, गिविंग पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बच्चों मेरी कंपनी की एक एसेट है विच इज अ मूवेबल, मतलब मेरी कार है, से फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया, लैम्बोर्गिनी कार छोटी मोटी नहीं होती, मैंने उसको एज अ सिक्योरिटी बोलकर दे दिया, और बच्चों मैंने वो कार का पोजीशन बैंक को दे दिया, तो क्या इस चार्ज को रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर प्लेज हो रहा है तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देती है बच्चों आपको चार्ज को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, और बच्चों ये आपकी सिलेबस के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप शिप के ऊपर प्लेज क्रिएट कर रहे हो, मतलब किसी जहाज के ऊपर, और आपका शेयर इन शिप के ऊपर प्लेज क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसे केस में उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। समझ में आया? जल्दी बताओ, हाँ है ना? तो ये पॉइंट नेक्स्ट बोला है, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 77 नॉट बी मेड टू सर्टेन चार्जेस विच आर
प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आगे बढ़ते बच्चों। सर अगर चार्ज रजिस्टर हो गया नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों? मुझे एक बात बताओ कि मानो अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल भी फ़र्क पड़ेगा। आपकी कंपनी बच्चों सुनो वाइंडिंग अप में चले गई। आपकी कंपनी कहाँ पे चली गई? वाइंडिंग अप में चली गई। तो आपके पास तो एसेट इतना अधिकार है ना बच्चों, चार्ज आपके फेवर में क्रिएट किया। आप जाओगे बोलोगे इस कंपनी की इस एसेट को सेल करो और मेरा पैसा वसूल करके दो। बोलेंगे कहाँ से आया भाई तू? बोले देखो मेरे पास लोन एग्रीमेंट है, इन्होंने ये प्रॉपर्टी मुझे सिक्योरिटी बोलकर दी थी। बोलेंगे ढोकले उठ और पीछे के लाइन में जाके बैठ, अनसिक्योर क्रेडिटर की लाइन में। क्यों? क्योंकि तेरी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट था लेकिन वो चार्ज रजिस्टर नहीं था। सर ये बोलने का अधिकार किसको है? लिक्विडेटर को। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपका चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। आपका चार्ज बच्चों वॉइड हो जाएगा अगेंस्ट, इट बिकम वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर। बच्चों वो आपको अनसिक्योर क्रेडिटर बोलकर ट्रीट करेगा। ही विल कंसिडर यू एज अ अनसिक्योर क्रेडिटर। साथ ही साथ में वो ऐसा मानेगा ही नहीं कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, वो मानेगा चार्ज प्रॉपर्टी इज फ्री ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट है ही नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आप उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। द क्रेडिटर कैन नॉट सेल एंड रिकवर द ड्यूज। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आगे बढ़े। ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कंडीशन बताई थी। क्या? कि मानो बच्चों आपने कोई प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी बोलकर ली, यहां पर कंपनी अपनी, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, बैंक वन को एक लैंड एंड बिल्डिंग एज अ सिक्योरिटी बोलकर दे दी। आंसर इज यस। अब ये इसके ऊपर क्या चार्ज क्रिएट हुआ? हाँ क्रिएट हुआ, लेकिन ये चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ। ये चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ। सेम प्रॉपर्टी बच्चों कंपनी ने क्या की, बैंक टू को एज अ सिक्योरिटी बोलकर दे दी। बैंक टू को एज अ सिक्योरिटी बोलकर दे दी और इन्होंने जाके इसके ऊपर बच्चों, इसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट हुआ और इन्होंने इसको रजिस्टर भी करवा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ इनको प्रायोरिटी मिल जाएगी? बोलो हाँ या ना, इनको प्रायोरिटी मिल जाएगी। इसको बड़ा सिंपल एक लॉजिकली कनेक्ट करके देखो। देखो ये एक लड़का है, इसने दो लड़कियों के साथ में शादी की। एक लड़की के साथ में बच्चों इसने फेरे लिए जिसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या इसकी शादी हुई या नहीं हुई? अच्छा बाल भी निकाल देता हूँ। क्या इसकी शादी हुई या नहीं? हाँ सर इसकी शादी तो हुई है ना। अरे शादी तो हुई ना, मंदिर में जाके 7 फेरे लिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन शादी तो हुई है। और बच्चों इसके लड़के के घर वाले ने इसकी शादी दूसरी लड़की के साथ में भी करा दी और इसका प्रॉपर कोर्ट मैरिज हो चुका है, मतलब ये रजिस्टर भी हो चुका है। अब कल जाके बच्चों मानो इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी पे अधिकार किसका? ऐसे लोगों का जो रजिस्टर नहीं है या ऐसे लोगों का जो रजिस्टर है? ऑफ कोर्स उनका ना, जो उनका रजिस्टर्ड है। बोलो हाँ है ना। तो बच्चों उसी तरीके से हम लोग बोलेंगे कि अगर आप ही के प्रॉपर्टी पे सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट हो चुका है और वो रजिस्टर हो गया है और आपका चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ है, तो बेटा वो जो सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट हुआ है ना, ये लोग जो होते हैं ना, ये इनको मिलेगी प्रायोरिटी और तुम्हारी प्रायोरिटी खसक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसी तरीके से बोला है अदर क्रिएटर। अदर क्रिएटर मतलब अगेंस्ट अदर क्रिएटर if the subsequent charge is created on the same property and if earlier charge is not registered, समझ में आ रहा है, then the earlier charge would have no effect and later charge is registered would enjoy the priority। जो बाद में रजिस्टर हुआ उसको पहला प्रायोरिटी मिल जाएगा। the later charge holder can sell the property and recover it, और उसको रिकवर भी कर सकता है प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद में। होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा है। क्या सर हमने 4 चैप्टर की शुरुआत कर दी? बच्चों हम लोग 4 चैप्टर के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अभी तक मैं बता रहा हूँ हम लोग सेक्शन वाइज नहीं पढ़ रहे, सेक्शन वाइज मैंने नीचे नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद में बच्चों आप लोगों के मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब मैं सेक्शन पढ़ाना शुरू करूँगा ना, साथ ही साथ में बच्चों आपके केस स्टडीज भी कवर करते करते आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये आता है सर, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। देखो क्या कंपनी ने चार्ज क्रिएट करना चाहिए था? हाँ, लेकिन कंपनी ने 30 दिन के अंदर चार्ज क्रिएट नहीं किया, तो फिर ऐसे केस में कौन चार्ज क्रिएट कर सकता है? सर खुद बैंक चार्ज क्रिएट कर सकती है, ये बात हमको पता है। बैंक डायरेक्टली जाकर चार्ज क्रिएट कर सकती है। हाँ, अब बच्चों सतीश बायती किसी बैंक के पास गया, मैं मेरी कंपनी बच्चों SD बायती प्राइवेट लिमिटेड किसी बैंक के पास गई और मैंने मांगा लोन, उन्होंने लोन नहीं दिया। और बाद में बच्चों मेरा नेक्स्ट डे उन्होंने क्या देखा, पेपर के अंदर फोटो देखा और बोले बहुत बड़ी हस्ती है, बोले बहुत बड़ी हस्ती है। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक झूठा एप्लीकेशन कर दिया ROC को, क्या बोलकर कि बोले सतीश भाईती ने हमारे से पैसा तो लिया, बोले चार्ज भी क्रिएट हुआ, बोले हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है, बोले लेकिन उसने इस चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया, तो हम खुद चार्ज रजिस्टर कर रहे हैं।
तो आपको नहीं लगता क्या बैंक फ्रॉड कर सकती है, नहीं कर सकती? ऑफकोर्स बैंक भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो बच्चों आरओसी डायरेक्टली चार्ज रजिस्टर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पहले बेटा वो कंपनी को नोटिस देगा। आरओसी क्या करेगा, पहले नोटिस देगा किसको, कंपनी को, और पूछेगा कि बताओ आपके अगेंस्ट में चार्ज रजिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए, आपके अगेंस्ट में चार्ज क्यों नहीं रजिस्टर होना चाहिए। अगर मानो बच्चों जैसे ही मेरे कंपनी के पास नोटिस आ गई, अगर एक्चुअली मैंने पैसा लिया होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस चार्ज को रजिस्टर करा लूंगा। अगर एक्चुअली मैंने पैसा लिया है तो मैं खुद जाके उस चार्ज को रजिस्टर करूंगा, सॉरी गलती होगी, चार्ज को रजिस्टर कर लो। और बच्चों मानो अगर मेरे कंपनी ने पैसा नहीं लिया है फिर भी बैंक झूठा बोल रहा है कि चार्ज क्रिएट होना चाहिए, तो बच्चों मैं सफिशिएंट रीजन बताऊंगा कि यार हमने एप्लीकेशन तो किया था लेकिन अभी तक हमें पैसा आया ही नहीं हमारी बैंक के अकाउंट के अंदर, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए चार्ज क्रिएट नहीं करना चाहिए। मैंने एक तो चार्ज को रजिस्टर कर लिया, या फिर मैं रीजन दे रहा हूँ कि चार्ज को रजिस्टर क्यों नहीं करना चाहिए। अब बच्चों सुनो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कोई रिप्लाई नहीं दूं 14 दिन के अंदर, और अगर मैं कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ बच्चों विदिन 14 डेज, तो बैंक खुद जाकर चार्ज को क्या कर लेगी, मतलब आरओसी उस चार्ज को रजिस्टर कर देगा। इफ नो रिप्लाई रिसीव, आरओसी इटसेल्फ मतलब मानेगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, चार्ज को क्या कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा। क्या बच्चों यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो रही है? इसी को एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। देखो क्या बोला है, द चार्ज होल्डर, देखो इफ कंपनी मस्ट रजिस्टर चार्ज, कंपनी की ड्यूटी है, बट इफ कंपनी फेल टू रजिस्टर चार्ज विद इन 30 डेज, तो फिर क्या चार्ज होल्डर खुद अप्लाई कर सकता है? हाँ बिल्कुल, चार्ज होल्डर खुद अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंपनी को नोटिस देगा, ठीक है। अब जैसे ही कंपनी को नोटिस दिया, अगर कंपनी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो बच्चों 14 दिन के बाद में रजिस्ट्रार खुद चार्ज को रजिस्टर कर देगा। लेकिन अगर कंपनी ने ऑब्जेक्शन लिया, एक तो कंपनी क्या करेगी, इटसेल्फ रजिस्टर चार्ज, एक तो वो खुद ही चार्ज को रजिस्टर कर लेगी बच्चों, या फिर कंपनी क्या कर सकती है बच्चों, कंपनी सफिशिएंट कॉज बताएगी कि चार्ज को रजिस्टर क्यों नहीं करना चाहिए। और बच्चों अगर कंपनी ने बता दिया कि इस चार्ज को रजिस्टर क्यों नहीं करना चाहिए, तो रजिस्ट्रार उसका नोटिंग कर लेगा। क्या आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा नेक्स्ट। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको सेक्शन वाइज थोड़ा सा अंदर चले गए हो, लेकिन अभी तक 4 चैप्टर शुरू नहीं हुआ है ना, 4 चैप्टर शुरू नहीं हुआ, 4 चैप्टर का थीम दिमाग में चल रहा है अभी। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये आता है कि सर एक कंपनी ने फाइनेंशियल असिस्टेंट ली, किससे ली, किसी भी बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंट ली, और उनको अपनी लैंड एंड बिल्डिंग एज अ सिक्योरिटी बोलकर दे दी। बोलो हाँ, यस सर। और फिर जो लैंड एंड बिल्डिंग एज अ सिक्योरिटी बोलकर दी थी, वही लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों किसी और कंपनी को क्या कर दी है, सेल कर दी है। तो ऐसे केस में क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आप ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, तो इस कंपनी का ड्यूटी बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, इट इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, इट्स अ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो CHG-2 फॉर्म फाइल करना पड़ता है बच्चों, किसको, ROC को। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इसको एक बार पढ़ लेना। इन केस द प्रॉपर्टी वेयर द चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, इफ इट इज सोल्ड विद द परमिशन ऑफ द चार्ज होल्डर, बराबर ये बैंक की परमिशन लेकर ही हमने क्या किया, इस वाली कंपनी को सेल किया, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग टू गेट, जिस कंपनी ने उसको एक्वायर किया, टू गेट द चार्ज रजिस्टर, तो उसको भी चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड द अर्लियर चार्ज, जो बच्चों इन दोनों के बीच में चार्ज क्रिएट हुआ था ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया, वैकेटेड खत्म हो जाता है, एंड इन द प्लेस न्यू चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड। ये सिंपल लैंग्वेज में बच्चों, मैंने लॉ की लैंग्वेज को यूज नहीं किया इसको एक्सप्लेन करते वक्त, सिंपल है। यस सर, आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि मानो आप लोगों ने क्या किया बच्चों, एक लोन लिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंट लिए, जिसके ऊपर आप लोगों ने क्या किया बच्चों, अपनी एसेट को एज अ सिक्योरिटी बोलकर दे दिया। अब जो एग्रीमेंट आप लोगों के बीच में बना हुआ है, इस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के बीच में आ रहे हैं बच्चों चेंजेस। सर क्या हो सकता है, जैसे मानो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है, मानो आपका लोन का जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो रहा है लिमिट, या फिर मानो बच्चों पारी पासु क्लॉज, मतलब क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे आप पारी पासु क्लॉजेस डाल रहे हो, ठीक है, या फिर पारी पासु क्लॉज वगैरह सब कुछ होने वाला है, एक्सक्लूसिव चार्ज, पारी पासु चार्ज और चार्ज विद अ प्रायोरिटी, ऐसे आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चेंज हो रहा है बच्चों, अदर देन द बैंक रेट, या अदर देन बैंक रेट के ऊपर बच्चों, इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक सर्कुलर इशू हुआ है, उसके बारे में भी मैं इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। रीपेमेंट ऑफ स्केड्यूल एंड बच्चों पार्शियल रिलीज, मतलब आपके एसेट को आप रिलीज करो। सुनो, कोई भी अगर आपकी लोन एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो सेम लोन चल रहा है,
सेम प्रॉपर्टी है लेकिन एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों आपको करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। फॉर्म सेम रहेगा CHG1 CHG9, सिर्फ फर्क क्या होता है, CHG1 इज फॉर मैं जब ऑन करोगे फॉर्म को तो वहाँ पर ऑप्शन होता है क्रिएशन ऑफ चार्ज है या मॉडिफिकेशन है, तो आप क्लिक करोगे क्रिएशन तो क्रिएशन वाली डिटेल्स खुलेगी, आप खोलोगे मॉडिफिकेशन तो मॉडिफिकेशन की डिटेल्स खुलेगी, और आपको इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज इन फॉर्म नंबर CHG3। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? जल्दी बताओ, एक बार रिवाइज करो। अब बिना देखो कितना फटाफट हो जाता है कि भाई साहब एक तो कंपनी चार्ज रजिस्टर कर सकती है या चार्ज होल्डर भी कर सकता है, या अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेस करो विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज तो आपको चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा। चार्ज रजिस्टर करने के लिए CHG1 नहीं तो CHG9 फॉर्म रहेगा। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया के बाहर सिचुएटेड, आपको चार्ज तो क्रिएट करना पड़ेगा। टाइमलाइन क्या है 30 डेज, उसके बाद में फर्दर 30 डेज फर्स्ट एक्सटेंशन के साथ में और फर्दर 60 डेज सेकंड एक्सटेंशन के साथ में, एडिशनल फी एडवेलोरम फीस। फिर आता है बच्चों जब आप चार्ज को क्रिएट कर लेते हो, रजिस्टर हो जाता है, ROC आपको देता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कुछ ऐसे चार्जेस है जिसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएंगे इन कंसल्टेशन विद RBI। अगर बच्चों आप लोगों का चार्ज रजिस्टर नहीं होता है तो ऐसे वाले केस में आपका चार्ज वॉइड माना जाएगा अगेंस्ट द लिक्विडेटर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और दूसरा बात था बच्चों अगेंस्ट द ऑर्डर क्रेडिटर, मतलब क्या हुआ है कि भाई साहब आपका चार्ज पहले क्रिएट हुआ है, ठीक है, और कोई चार्ज लेटर क्रिएट हुआ है, बाद में क्रिएट हुआ है, लेकिन जो लेटर क्रिएट हुआ वो फर्स्ट रजिस्टर हो जाता है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और आपका बच्चों फर्स्ट क्रिएट होने के बाद वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों अगर आप क्या कर रहे हो, चार्ज रजिस्टर नहीं कर रहे हो तो क्या खुद चार्ज होल्डर रजिस्टर कर सकता है? हाँ, उसकी क्या कंडीशन है बच्चों कि चार्ज होल्डर देगा ROC को नोटिस, ROC देंगे बच्चों कंपनी को नोटिस, कंपनी खुद रजिस्टर कर लेगी चार्ज को, या फिर बच्चों कॉज बताएगी चार्ज क्यों रजिस्टर नहीं करना चाहिए, और कंपनी ने रिप्लाई नहीं दिया 14 दिन के अंदर तो ROC खुद रजिस्टर कर लेगा चार्ज को। फिर आता है अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हो विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, तो जो कंपनी उसको एक्वायर कर रही है तो उसको भी चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन एक ट्रांजेक्शन बच्चों बैंक होल्डर चार्ज होल्डर की इच्छा से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा कि अगर एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा, और मॉडिफिकेशन का सेम गाइडलाइन है जो बच्चों क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब क्या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज भी 30 डेज के अंदर रजिस्टर हो जाना चाहिए। 30 डेज में नहीं होता है तो फर्दर 30 डेज मतलब 60 डेज में विद एडिशनल फीस हो जाना चाहिए। अगर 60 डेज में भी नहीं होता है तो फर्दर 60 डेज मतलब टोटल 120 डेज के अंदर बच्चों एड वैलोरम फीस के साथ में रजिस्टर हो जाना चाहिए। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। फिर आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अब इंटीमेशन रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, आपने पहले तो चार्ज क्रिएट कर लिया, हाँ सर, अब तुम लोगों ने बैंक का पूरा पैसा पे कर दिया। देखो आपने बैंक से लोन लिया तो चार्ज क्रिएट किया, बैंक का लोन दोगे तो चार्ज को रिवर्स मारना पड़ेगा ना, खत्म करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का क्या कंडीशन है सर? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का बड़ा सिंपल सा कंडीशन है कि जो कंपनी है उसने जैसे ही रीपेमेंट कर दिया, सेटिस्फैक्शन कर दिया, वो बच्चों ROC को एक नोटिस भेजेगी, मतलब एक फॉर्म फाइल करेगी CHG4 जिसमें वो बोल देगी कि हमारा चार्ज कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है मतलब हमने सारा पेमेंट कर दिया है। अब बैंक ROC डायरेक्ट आपकी चार्ज को क्लोज नहीं करेगा, पहले वो बैंक से वेरीफाई भी तो करेगा ना। तो बच्चों 30 जैसे ही चार्ज क्रिएट हुआ, सुनना, चार्ज क्रिएट हुआ, सेटिस्फाई हुआ, तो आपको 30 डेज के अंदर क्या करना है? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का नोटिस दे देना है। ठीक है सर, अगर 30 डेज में हम लोग नहीं कर पाए तो आपको फर्दर पीरियड दिया है बच्चों, कितना फर्दर पीरियड दिया है? 300 डेज, मतलब 270 डेज है ना, 270 डेज। तो ये जो आपको मिला है समय, इसके अंदर भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा एडिशनल फीस। ठीक है, यस सर। अब बच्चों ध्यान दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। चार्ज क्रिएट करने की, मॉडिफाई करने की टाइमलाइन क्या थी? 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज। ठीक है, क्या इसके बाद में कभी चार्ज क्रिएट हो सकता है? आंसर इज इसके बाद में चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मॉडिफिकेशन के केस में नहीं, सॉरी, सेटिस्फैक्शन के केस में बच्चों 30 डेज, ठीक है, के अंदर सेटिस्फाई आप ROC को बता दो, या नहीं हुआ तो 300 डेज, मतलब बच्चों एडिशनल 270 डेज। और इसके बाद में नहीं होता है ना, तो इसके बाद में बच्चों पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो आपको और एडिशनल पीरियड दे सकता है सेटिस्फैक्शन के लिए। लेकिन बच्चों क्रिएशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, पहले हुआ करती थी, अब निकाल दिया। और बच्चों सेटिस्फैक्शन के केस में एडिशनल पावर है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं इसे एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, फोकस करो। क्या बैंक डायरेक्टली आपकी चार्ज को सेटिस्फाई कर देगी? आंसर इज नो। बैंक क्या करेगी? ROC क्या करेगा? शो कॉज नोटिस भेजेगा बच्चों, किसको?
बैंक को पूछेगा बताओ कि तुम्हारे अगेंस्ट में सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज क्यों रजिस्टर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, अगर बच्चों बैंक ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया इन नेक्स्ट 14 डेज तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो चुका है, बैंक को कोई तकलीफ नहीं है, और बच्चों आरओसी आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज CHG 5 के अंदर। लेकिन अगर बैंक ने कॉज बताया कि चार्ज सेटिस्फाई क्यों नहीं हुआ, ये तो लोग झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, तो आरओसी उसको नोट करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? जल्दी बताओ यस और नो। यस सर। और बच्चों प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? क्या है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड? हाँ, जो आपको कंपनी को आरओसी को एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ चार्ज। आपको क्या बनाना है बच्चों? कंपनी को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ चार्ज। सर ये रजिस्टर कब तक प्रिजर्व करना है? तो बच्चों जो आपका रजिस्टर्ड है वो आपको प्रिजर्व करना है परमानेंटली, जिसके अंदर आप सारी बातें लिखोगे कि चार्ज क्रिएट था, चार्ज मॉडिफाई किया, चार्ज सेटिस्फाई किया, ये सब बातें लिखोगे। लेकिन दूसरी बात आती है बच्चों कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज जो है, कि आपने चार्ज क्रिएट किया ना, तो लोन एग्रीमेंट वगैरह रहेगा ना, उसको प्रिजर्व करना 8 ईयर तक। और 8 ईयर कब से? फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। जिस साल आपका चार्ज सेटिस्फाई हुआ ना, उसके आगे 8 साल। समझ में आया बच्चों? यस और नो? ये सारी बातें होती है। अब ऑलमोस्ट कंसेप्ट खत्म हो रहे हैं, बाद में हम लोग सेक्शन पे आ ही जाएंगे। क्या आरओसी के पास इतनी पावर है कि आरओसी खुद आपकी चार्ज को रजिस्टर कर ले? आपने बच्चों आरओसी को कोई नोटिस नहीं दिया कि चार्ज रजिस्टर हो गया। सुनना, अगर XYZ सोर्स से, किसी भी सोर्स से आरओसी को ये पता चल जाता है कि बेटा आपका डेब्ट जिसके अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट किया था वो आपने फुल्ली पेड कर दिया है, या फिर जिस प्रॉपर्टी को आपने एज अ सिक्योरिटी बोलकर दी थी, ठीक है, वो रिलीज हो गई है, रिलीज हो गई मतलब पेमेंट दे दिया तो प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी, या फिर सीज हो गई है, वो प्रॉपर्टी आपने किसी और को सेल कर दी है, तो डोंट यू थिंक बच्चों, इन शॉर्ट एक तो आपका लोन पेमेंट पूरा हो गया, देखो एक तो आपका लोन पूरा हो गया, तो आरओसी आपकी चार्ज को क्या कर देगा, खुद होकर सेटिस्फाई बोल देगा, या फिर जो प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर आपने चार्ज किया ये फ्री हो जाएगी। ये फ्री कब हो जाएगी? जैसे ही बच्चों आप लोगों ने रिपेमेंट किया, या सीज हो जाएगी। सीज कब हो जाएगी? जब आप ये प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दोगे, ठीक है। ऐसे केस में आरओसी क्या करेगा बच्चों, खुद चार्ज को रजिस्टर कर देगा, मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रेशन में उसकी एंट्री कर देगा, और इस बात को बच्चों वो कंपनी को और चार्ज होल्डर को बता देगा विद इन 30 डेज। तो यहाँ पर हो जाता है आपका आरओसी के पास खुद के पास पावर है कि भले उसको कंपनी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, वो क्या करेगा, चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है, सेटिस्फाई करवा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बच्चों सुनो, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपने बच्चों कंपनी को दिया लोन, क्या किया आपने, कंपनी को लोन दिया, और कंपनी ने आपकी लोन की रिपेमेंट में किया डिफॉल्ट, आपकी लोन की रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, तो आपको तो डर लगेगा कि अरे कंपनी घपला कर रही है। तो ऐसे केस में जो क्रेडिटर है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो बच्चों चले जाएंगे कोर्ट के पास और वहाँ से एक ऑर्डर लेकर आएंगे कि हमें एक रिसीवर अपॉइंट करना है। किसको अपॉइंट करना है बच्चों? रिसीवर को अपॉइंट करना है। क्यों रिसीवर को अपॉइंट क्यों करना है? कि ये इन्होंने, क्योंकि कंपनी ने हमारे पेमेंट के अंदर फ्रॉड डिफॉल्ट किया है, हमको इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक रिसीवर आए, वो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करे और हमें पैसा वसूल करके देते हैं। तो बच्चों क्या आपने किसी पर्सन को अपॉइंट किया? आंसर इज यस। तो इसकी फाइलिंग आपको करनी पड़ती बच्चों आरओसी के साथ में, ठीक है। या फिर मानो आपके पास एग्रीमेंट के अंदर ही पावर थी, आपके पास एग्रीमेंट के अंदर ही पावर थी कि आप किसी रिसीवर को अपॉइंट कर रहे हो। दो तरीके से आप अपॉइंट कर सकते हो, एक तो बाय ऑर्डर या बाय एग्रीमेंट आपके पास पावर थी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हो, या कोई किसी व्यक्ति को, मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान रखेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो ऑर्डर से करो चाहे वो एग्रीमेंट के थ्रू आपके पावर है, तो आपको इसके बाद की नोटिस आरओसी को देना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति अपनी पोजीशन को वैकेट कर देता है, मतलब ही सीज टू बी द रिसीवर, ही सीज टू बी द मैनेजर, इस बात का भी नोटिस बच्चों आपको किसको देना पड़ेगा? आरओसी को देना पड़ेगा। सिंपल सी बात। यस सर। फॉर्म नंबर है बच्चों उसका CHG 6। ये फॉर्म मैं लर्न करा दूंगा थोड़ी देर के बाद में, अभी फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों पनिशमेंट। अगर कल जाके कंपनी ने कोई पनिशमेंट मतलब क्या किया बच्चों, कॉन्ट्रावेंशन किया चार्ज के, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इसके अंदर, तो कंपनी को फाइन लगेगी, पेनल्टी लगेगी बच्चों कितनी? 5 लाख तक की। और बच्चों ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनल्टी लगेगी कितनी? 50,000। लेकिन ये पाया गया कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने जानबूझकर ये फॉल्ट किया है, बराबर, तो फिर उसको लगेगा सेक्शन 447 फ्रॉड वाला, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि 300 डेज के बाद में
क्योंकि मैंने आपको बोला चार्ज कितने दिन के अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए, 30 डेज। 30 डेज में नहीं हुआ तो नेक्स्ट 300 डेज, ठीक है, एडिशनल फीस के साथ में। लेकिन आपने 300 डेज में भी चार्ज को सेटिस्फाई नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको 300 डेज के ऊपर का एक्सटेंशन दे सकता है। तो सिचुएशन नंबर 1 क्या बोलता है कि भाई साहब यहाँ पर कंपनी ने पेमेंट किया, सेटिस्फैक्शन हो गया, बट ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट एंड सेटिस्फैक्शन टू आरओसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, आप एप्लीकेशन करो उसको, वो आपको 300 डेज के ऊपर का समय अलॉट कर सकता है। या फिर आपने चार्ज ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था बच्चों, मतलब वही अपना 30 डेज 30 डेज 30 डेज 60 डेज 120 डेज आपने चार्ज क्रिएट कर लिया या मॉडिफाई कर लिया था, लेकिन जो चार्ज आपने क्रिएट या मॉडिफाई किया उसके अंदर था मिस स्टेटमेंट। सर मिस स्टेटमेंट मतलब क्या? मतलब बच्चों गलत इंफॉर्मेशन चले गए। प्रॉपर्टी 1 को मेरे को चार्ज क्रिएट करना था बच्चों, मैंने प्रॉपर्टी 2 के बारे में लिख दिया। लोन अमाउंट बच्चों 100 करोड़ थी और लोन अमाउंट को बच्चों मैंने 1 करोड़ लिख दिया। एक आधा जीरो कम ज़्यादा हो सकता कि नहीं हो सकता, या 10 करोड़ लिख दिया, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो बोलने का मतलब क्या, मिस स्टेटमेंट चले गया, आंसर इज यस। तो इसके बारे में भी आपको किसको बताना पड़ेगा? इसके बारे में भी सर हम लोगों को बताना पड़ेगा, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों आपको अलाउ करेगा कि आप करेक्ट स्टेटमेंट को फाइल करो। समझ में आया? तो अगर आपने CHG1 या CHG9 फाइल किया है लेकिन बच्चों उसके अंदर मिस स्टेटमेंट इन फाइलिंग, तो आपको फिर से एप्लीकेशन करना पड़ेगा, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 सिचुएशन में एप्लीकेशन करना है। सेटिस्फैक्शन हो गया लेकिन आपने बताया नहीं, सिचुएशन 1। और दूसरा बच्चों आपने क्रिएशन तो किया था लेकिन उसके अंदर मिस स्टेटमेंट है, तो इसकी भी फाइलिंग किसको करनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है। बच्चों क्या आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पर चार्जेस चैप्टर का सिर्फ थीम क्रिएट हुआ है, थीम क्रिएट हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूरी चार्जेस चैप्टर को। अब पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द चार्जेस चैप्टर एक सारे फॉर्म को समझ लो, है ना। सर चार्ज क्रिएट करना है तो 2 फॉर्म है बच्चों, CHG1 CHG9। CHG1 आता है बच्चों नॉर्मल अदर देन डिबेंचर वाले केस में, और CHG9 आता है इन केस ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो उनको एज ए सिक्योरिटी दे रहे हो। तो क्रिएशन का टाइमलाइन याद आ रहा है आप लोगों को? 30 डेज 60 डेज 120 डेज, बराबर। अब आता है सर जैसे हमने चार्ज क्रिएट किया तो आरओसी आपको देगा CHG2 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, और अगर सर हमने चार्ज को मॉडिफाई किया, सेम टाइमलाइन था बच्चों, तो आरओसी देगा CHG3 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सर हमारा चार्ज कंप्लीट हो गया, सेटिस्फाई हो गया, आपको फाइल करना पड़ेगा CHG4, जहां पर आप बोलोगे चार्ज कंप्लीटेड, ठीक है। और बच्चों इसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज आपको मिलेगा इन CHG5। अब नेक्स्ट आता है, क्या आप रिसीवर को अपॉइंट या मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो? हाँ, तो जब भी रिसीवर मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो, चाहे आप ऑर्डर से करो चाहे एग्रीमेंट के अंदर आपके पास पावर थी वैसे करो, तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा CHG6, ठीक है। और सर अगर वो बंदा छोड़ के गया तो भी आपको सेम फॉर्म फाइल करना है CHG6। बच्चों रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को इन फॉर्म नंबर CHG7 कि कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, रजिस्टर हुआ है, सेटिस्फाई हुआ है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। और CHG8 बच्चों एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 सिचुएशन याद आ रही होगी तो सिचुएशन 1 सेटिस्फैक्शन के बारे में नहीं हमने बताया नहीं, समय खत्म हो चुका है। और सिचुएशन 2 हमने जो क्रिएशन या मॉडिफिकेशन किया था बच्चों उसके अंदर मिस स्टेटमेंट था, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सेटिस्फैक्शन की टाइमलाइन याद आ रही है बच्चों 30 डेज और 300 डेज, इसके बियॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपकी टाइमलाइन भी हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट। अच्छा सेटिस्फैक्शन आप 300 डेज के बियॉन्ड जा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बच्चों, लेकिन क्रिएशन मॉडिफिकेशन रहेगा तो 120 डेज के ऊपर नहीं जा सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ तक आप लोगों के दिमाग में एक चार्जेस चैप्टर की बच्चों थीम क्रिएट हुई या नहीं हुई? जल्दी बताओ, क्या चार्जेस चैप्टर की थीम आपके दिमाग में क्रिएट हुई या नहीं हुई? अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो वैसे तो चार्जेस चैप्टर भी मैंने करवा दिया, आपको करा दिया है, कंप्लीट हो चुका है चार्जेस। अब सेक्शन बाय सेक्शन एंड क्वेश्चन आंसर, सेक्शन बाय सेक्शन एंड क्वेश्चन आंसर। बच्चों सबसे पहले आते हैं जो मैंने आपको क्लास में नोट बना के दिए थे। आपकी कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है तो आपको CHG1 या CHG9 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। नहीं कर पाए विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज विद एडिशनल फीस, और अगर 60 डेज में भी नहीं कर पाए तो फर्दर 60 डेज मतलब अप टू 120 डेज विद एड वैलोरम फीस, ठीक है जी। अब जब भी आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर है, प्रॉपर्टी बच्चों ऐसे किसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हो? कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर, एसेट के ऊपर, या कंपनी की कोई अंडरटेकिंग है तो उसके ऊपर भी कर सकते हो, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इंटेंजिबल है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर इंटेंजिबल मतलब कैसे? सी वेरी सिंपल। क्या मैं बोल सकता हूँ किंगफिशर ने जब लोन उठाया था विजय माल्या ने, तब उसने अपना जो लोगो है बर्ड का उसको दिया था एज अ सिक्योरिटी, आंसर इज यस।
नेक्स्ट आता है बच्चों सेकंड चीज, जैसे ही आप लोगों ने फॉर्म फाइल कर दिया, सेक्शन 77 सबसेक्शन 2 बोलता है आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, कंपनी को और चार्ज होल्डर को, जो कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा। सेक्शन नंबर 77 सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर आपका चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो आपका चार्ज क्या रहेगा, वॉइड रहेगा अगेंस्ट लिक्विडेटर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोलती है बच्चों, एनी अदर क्रेडिटर। एनी अदर क्रेडिटर का मतलब क्या है कि अगर आपके बाद में सब्सिक्वेंटली कोई चार्ज क्रिएट हो गया और वो रजिस्टर हो जाता है तो उनको मिल जाती है प्रायोरिटी। पॉइंट नंबर सेक्शन नंबर 77 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है बच्चों, भले ही आपका चार्ज वॉइड हो गया लिक्विडेटर के अगेंस्ट में और क्रेडिटर के अगेंस्ट में, बट कंपनी अभी भी लायबल है, कंपनी अभी भी लायबल है बच्चों आपकी अमाउंट आपको पे करने के लिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 77 कंप्लीट हो जाता है 4 सबसेक्शन के साथ में। और बच्चों इसके ऊपर हम लोग कवर कर लेते हैं कुछ केस स्टडी जो आपके एग्जाम में ही है। पहली बात तो टाइमलाइन आपको याद है बच्चों, 30, 60, 120 आरओसी देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबसेक्शन 3 बोलता है वॉइड हो जाएगा अगेंस्ट द लिक्विडेटर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप एंड द सब्सिक्वेंट क्रेडिटर जिसका चार्ज रजिस्टर हो गया, कंपनी स्टिल लायबल टू पे। अब हम लोग करते हैं इसके केस स्टडीज। चलो, तो बच्चों सेक्शन नंबर 77 और सेक्शन नंबर 78 भी हम लोग कर लेते हैं, फिर दोनों के मिलकर के स्टडीज कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन 78 मैंने ऑलरेडी बता दिया, कंपनी इन 30 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया है तो ऐसे केस में चार्ज होल्डर खुद जाके बच्चों क्या करेगा, चार्ज के लिए एप्लीकेशन कर देगा आरओसी को। आरओसी कंपनी को नोटिस भेजेगी, वो पूछेगी शो कॉज नोटिस कि बता तेरे अगेंस्ट में चार्ज क्यों रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो कंपनी एक तो खुद होकर चार्ज रजिस्टर करेगी या फिर रीजन देगी कि चार्ज रजिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर बच्चों अगर रिस्पॉन्स नहीं देती तो 14 दिन के अंदर कंपनी के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, वो चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। और जो भी पैसा बच्चों चार्ज होल्डर को लगा है क्या वो रिकवर कर पाएगा, किससे, कंपनी से। आंसर इज यस, वो कंपनी से रिकवर कर पाएगा। तो सेक्शन 77 और 78 हो चुका है, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में केस स्टडीज आए वो सारे हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, केस स्टडी नंबर 1 क्या हुआ है, जैसे एबीसी लिमिटेड बच्चों जिन्होंने लोन लिया है बच्चों एचडीएफसी बैंक से, और एग्रीमेंट जो क्रिएट हुआ है वो कब क्रिएट हुआ था, 1 फरवरी 2030 क्या बोलते हैं 2023 को क्रिएट हुआ था। अब क्वेश्चन ये आया, चार्ज क्रिएटेड ऑन 1 फरवरी 2023, लेकिन बच्चों 15 मार्च को बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रियलाइज हुआ अरे कि चार्ज हमने क्रिएट तो किया लेकिन रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है बच्चों, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कब कब आया हुआ है यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या आप चार्ज को अभी भी रजिस्टर करवा सकते हो। देखो 1 फरवरी से 30 डेज पकड़ लो आप, 2 मार्च तक समथिंग कुछ आएगा वो, क्या वहाँ तक रजिस्टर हुआ, नहीं हुआ। तो बच्चों अगर 30 डेज में होता था तो नॉर्मल फी लगती थी, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ 30 डेज के बाद में हो रहा है, हाँ, तो आपको क्या लगेगा, एडिशनल फी, क्योंकि 160 डेज के अंदर हो रहा है ना, हाँ सर। और बच्चों अगर 60 डेज के अंदर होता, बाद में होता था 120 डेज के अंदर, तो एड वैलोरम फीस लगती थी बराबर। सिर्फ ओनली थिंग यू हैव टू शो द सफिशिएंट कॉस्ट कि चार्ज क्यों रजिस्टर नहीं हुआ है, और डिक्लेरेशन देगा कि हमारे बाद में कोई चार्ज क्रिएट हो चुका है जो पहले रजिस्टर हो चुका है तो उसका राइट अफेक्ट नहीं होने वाला है। ये हो गया बच्चों आपका केस स्टडी नंबर 1। क्या आप खुश हो, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, बैंक ने कंपनी को लोन दिया, ठीक है। दूसरी बात, कंपनी ने उसके ऊपर चार्ज क्रिएट तो किया लेकिन उसको रजिस्टर नहीं किया। बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टेंशन आ रहा है, दे आर वरीड इफ नॉट रजिस्टर तो कंपनी लिक्विडेशन में तो नहीं चल जाएगी। बिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिंग अ कंपनी सेक्रेटरी, उनको एडवाइस करो। तो बच्चों सिंपल सी बात, फिर से वही बातें लिखो, सेक्शन 77, 30, 60 एंड 120। फिर उसके बाद में लिखो कि सेक्शन 78 बोलता है कि कंपनी अगर रजिस्टर नहीं करे तो चार्ज होल्डर खुद जाकर रजिस्टर कर सकता है, लेकिन 120 डेज के बाद में आप चार्ज को रजिस्टर नहीं कर सकते। और अगर 120 डे क्रॉस हो चुके हैं तो बेटा कंपनी तुझे फाइन लगेगी, पेनल्टी लगेगी 5 लाख तक की। ऑफिसर इन डिफॉल्ट तेरे को पेनल्टी लगेगी कितनी की, 50,000 तक की। एडवाइस करने का काम है बच्चों तुम्हारा। और अगर गलती से पता चल जाता है कि जो रजिस्टर नहीं हुआ वो तुमने जानबूझ के नहीं करवाया है तो फिर तू घुस जाएगा बेटा अंडर सेक्शन 447, मतलब फ्रॉड वाले सेक्शन में फंस जाएगा। क्या बच्चों आप लोग खुश हो, हमारा सेकंड केस स्टडीज भी हो चुका है। देखो कितना इजी होता है ना मैनेज करना, सिर्फ कंसेप्ट के आपके एक बार दिमाग में सारी चीज़ आ जाए। केस स्टडी नंबर 6। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी रियलाइज आफ्टर 120 डेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्या कि सीईओ सीएफओ ऑफ द कंपनी उनको कंसल्ट चाहिए आपसे कि हमने चार्ज रजिस्टर किया ही नहीं है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे, सेम आंसर है बच्चों, सेक्शन 77। ये तो कंपनी का ड्यूटी था कि उन्होंने चार्ज 30 डेज में रजिस्टर करना चाहिए। आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकता था 60 डेज का और फर्दर 60 डेज का, मतलब 120 डेज विथ नॉर्मल फी, एडिशनल फी और एडवांस फीस, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 78 बोलता है कि चार्ज होल्डर तू तो जागरूक होना चाहिए, तू रजिस्टर कर लेता था और अपनी फीस को रिकवर कर लेता था। लेकिन बच्चों अगर 120 डेज हो गई है तो भाड़ में जाओ, है ना, ना कंपनी ना चार्ज होल्डर,
आपके बाप के अंदर इतना दम है कि उस चार्ज को वो क्या कर ले, रजिस्टर कर ले। इसका इफेक्ट क्या, अब बच्चों तुम है ना इतना अगर लिख लोगे तो सुनना, आपने आंसर सही दिया लेकिन एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को हिट किया है, लेकिन बच्चों वो तो हर किसी ने किया है, आपको उसकी एग्जाम एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाना है। आप उसके इफेक्ट बताओ कि अगर आपका चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो ऐसे केस में आपके चार्ज को हम लोग वॉइड मानेंगे अगेंस्ट द लिक्विडेटर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और बच्चों अदर क्रेडिटर्स बट कंपनी स्टिल बाउंड टू पे। और बाद में लिखो कि कंपनी तेरे को पेनल्टी बेटेंगी कितनी, 5 लाख तक की, ऑफिसर इन डिफॉल्ट टू ठोका जाएगा बच्चे 5 लाख, कितने से 50,000 तक, और अगर विलफुल पाया गया तो 447 के अंदर। बहुत ही बढ़िया, क्या आपको समझ में आया? अगर आप ये लिखोगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा एज, फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, समझ में आएगा? ये नहीं लिखोगे तो काय का मार्क मिलेगा। आगे बढ़ते बच्चों, केस स्टडी नंबर 4 क्या बोलता है? केस स्टडी नंबर 4, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। क्या ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है बच्चों? जल्दी बताओ हाँ या ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। इफेक्ट, इसके आंसर को कैसे लिखा जाता है? पहले देखो, वैलिडिटी ऑफ अनरजिस्टर्ड चार्ज, आपने दे दी हेडिंग, फिर लिखो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वाइंड अप में जा रही है तो अगर आपका चार्ज अनरजिस्टर्ड है तो आपकी चार्ज को वॉइड माना जाएगा अगेंस्ट द लिक्विडेटर, वो आपको अनसिक्योर क्रेडिटर मानेगा, आपकी प्रॉपर्टी को फ्री ऑफ चार्ज मानेगा, चार्ज क्रेडिट किया ऐसा मानेगा ही नहीं, और क्रेडिटर तू तेरा पैसा वसूल नहीं कर सकता है बाय सेल ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद में बट कंपनी तू तो आज भी लायबल है तेरे क्रेडिटर को पे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रायोरिटी ऑफ सब्सिक्वेंट क्रेडिटर, मतलब बच्चों सब्सिक्वेंट चार्जेस क्रिएटेड एंड रजिस्टर्ड, तो फिर वो जो सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएटेड था ना उसको प्रायोरिटी मिल जाएगा अनरजिस्टर्ड चार्ज, प्रीवियस चार्ज के ऊपर। और लास्ट वाला पॉइंट बता देना कि अगर तुम लोगों ने पनिशमेंट किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, तो सेक्शन 86 कंपनी 5 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000 से लायबल। बच्चों कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। चार्ज इज अ इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन एसेट ऑफ द कंपनी, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। फर्क नहीं पड़ता है वो इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर है, फर्क नहीं पड़ता है वो टेंजिबल है, इंटेंजिबल, फर्क नहीं पड़ता वो मूवेबल है, कैसी है, इमूवेबल है। आपको चार्ज क्रिएट किया होगा उसके ऊपर, तो क्या आप लोगों को इसका फाइलिंग करना पड़ता है? हाँ। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, डिफाइन द टर्म चार्ज, और फिर क्वेश्चन आया लिस्ट आउट द डिफरेंट चार्ज विच नीड टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, ये सीए वालों के अंदर ये वाला क्वेश्चन आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीएस के अंदर बच्चों लिस्ट दिया है कौन से चार्ज रजिस्टर हो सकते हैं, मैंने शॉर्टकट लिख कर रखा है, ठीक है। अब पॉइंट ध्यान देना, तो आपने पहले तो चार्ज को डिफाइन कर दिया। सेक्शन 2 क्लॉज 16 बोलता है चार्ज इज इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द एसेट, प्रॉपर्टी और द अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी एज अ सिक्योरिटी एंड इट इंक्लूड मॉर्गेज। ये आपने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, चार्ज किस किस के ऊपर क्रिएट होता है बच्चों? ध्यान देना, चार्ज क्रिएटेड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कर रहे हो तो चार्ज क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है, उनको एज अ सिक्योरिटी CHG 9 फाइल करना पड़ेगा। अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल मतलब बच्चों कंपनी के फेस वैल्यू है 10 रुपये, 6 रुपये मंगा लिए, 4 रुपये मंगाने के बाकी है, तो क्या अनकॉल्ड कैपिटल जो है 4 रुपये उसके ऊपर क्रिएट हो सकता है? हाँ। कॉल्ड बट नॉट पेड, बच्चों मैंने 4 रुपये आने बाकी थे जिसमें से मैंने 2 रुपये मंगा लिए लेकिन अभी तक वो आया नहीं है, तो कॉल्ड बट नॉट पेड, क्या उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि आज ना कल तो आएंगे ना। हाँ। बुक डेप, क्या कंपनी के बच्चों स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर, बुक डेप के ऊपर, डेटर्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, ये होते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फिर आता है बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल वेर एवर सिचुएटेड, इंडिया में सिचुएटेड हो, इंडिया के बाहर सिचुएटेड हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट बीइंग प्लेज, मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज नहीं होगी तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। और बच्चों गुडविल, पेटेंट मतलब इनटेंजिबल एसेट के ऊपर भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर शिप है या शेयर इन शिप है, इसका अगर आपने प्लेज किया होगा तो बच्चों यहाँ पर प्लेज को भी रजिस्टर करवाना। सर प्लेज को रजिस्टर क्यों नहीं करवाते, इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। आपको नहीं लगता इन केस ऑफ प्लेज आप तो सामने वाले को पोजीशन दे रहा हो ना प्रॉपर्टी की, फिर क्या चार्ज क्रिएट करना है? कल जाके आपने पेमेंट रिपेमेंट नहीं किया, वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, अपने पैसे वसूल कर लेगा। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने ये आया कि एवरी प्लेज क्रिएटेड ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विथ ROC। आंसर इज नो। प्लेज क्रिएटेड अच्छी बात है, रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लेज रजिस्टर इज नॉट मैंडेटरी। एक्सेप्शन है बच्चों, अगर प्लेज शिप के ऊपर या शिप शेयर इन शिप के ऊपर क्रिएट होगा तो वो रजिस्टर करना पड़ेगा। अब आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है ये वाला, केस स्टडी नंबर 7। बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है? मतलब जितने पॉसिबल केस स्टडी आज तक आए हुए, जितने पॉसिबल केस लॉज आज तक आए हुए, ठीक है ना, और आ सकते हैं उन सारी चीज़ों को। जैसे ये वाला जो मैंने आपको बताया ये कभी आया नहीं, ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से ही है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड मूनलाइट लिमिटेड। अब मूनलाइट लिमिटेड ये जो कंपनी, इसने लोन लिया बच्चों HDFC बैंक के साथ में, और इसके अगेंस्ट में बच्चों इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी क्या दी एज अ सिक्योरिटी विच इज सिचुएटेड इन यूएसए के अंदर एस्टेब्लिशमेंट है, अंडरटेकिंग है, उसको एज अ सिक्योरिटी बोलकर दे दिया। अब है ना यहाँ पर गणपति जी का आवाज़ आ रहा है तो मेरे को थोड़ा पास में लेना पड़ेगा। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है?
क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना बच्चों, बेशर्मो बोलो, अरे बोलो हाँ 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 बोलो यस सर। अब बच्चों ध्यान देना, बहुत बढ़िया। अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट यूएसए पे जिसके ऊपर आपने क्या किया, चार्ज क्रिएट किया है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। बताओ क्या ये लोग सही है? आंसर इज नो। आपको क्या लिखना है आंसर में? सेक्शन 77 लिख देना, चार्ज का मीनिंग लिख देना बच्चों, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, आउट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर करना मैंडेटरी है। इसका वेरिफिकेशन भी आपको कराना पड़ता है। और उसके बाद में बच्चों कंपनी इज बाउंड टू रजिस्टर वेदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों केस स्टडी नंबर 8। केस स्टडी नंबर 8 क्या आता है? अब ये एक यूनिक केस आया था बच्चों, काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया था, ध्यान देना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या था कि सर एक बैंक थी, ठीक है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने बच्चों पैसा दिया, कितना, एक अमाउंट दिया बच्चों 30 लाख रुपए का इन अ फॉर्म ऑफ लोन, और उसके अगेंस्ट में कंपनी ने उनको एज अ सिक्योरिटी दी बच्चों अपने बुक डेप, मतलब डेटर्स, अपने डेटर्स को फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया इन शॉर्ट, राइट। और बैंक ने फर्दर लोन दिया बच्चों 5 लाख रुपए तक का, और इसके अगेंस्ट में कंपनी ने उनको सिक्योरिटी दी, डायरेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी या डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे रहा है। मुझे एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन, क्या चार्ज दोनों प्रॉपर्टी पे रजिस्टर होगा? क्या चार्ज, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, क्या चार्ज दोनों प्रॉपर्टी पे रजिस्टर होगा? एक में बच्चों हम लोग कंपनी के बुक डेप को दे रहे, एक जगह पे डायरेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी को दे रहे, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। तो आंसर है कि चार्ज तीन ही चीजें बोली थी बच्चों, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के एसेट, कंपनी के अंडरटेकिंग। तो चार्ज अगर बुक डेप पे तो कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के एसेट, कंपनी के अंडरटेकिंग में आ रहा है, हाँ, तो चार्ज पहले वाले पे तो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन बच्चों डायरेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी, डायरेक्टर की गारंटी, इसका चार्ज रजिस्टर नहीं होता। तो आपको बता दिया मैंने, लोन 1 और 2 के अंदर फर्स्ट केस में तो रजिस्टर हो जाएगा। देखो, कंपनी की प्रॉपर्टी मस्ट रजिस्टर, डायरेक्टर की प्रॉपर्टी नीड नॉट टू बी रजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, तुम्हारा क्वेश्चन आया, इन लोगों ने पूछा कि प्रॉपर्टी और टाइम प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दो। तो आपको बताना है वही 30 डेज, 60 डेज एंड 120 डेज वाला, खत्म। एडिशनल फी, एडवॉलर फी, सफिशिएंट कॉस्ट बताना पड़ेगा, साथ ही साथ डिक्लेरेशन देंगे, इंटरवेलिंग क्रेडिटर का राइट अफेक्ट नहीं होगा बोलकर। बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया बच्चों। अब यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। सेक्शन नंबर 77, सेक्शन नंबर 78 बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इंक्लूडिंग चार्ज की डेफिनेशन एंड कितने केस स्टडीज मैंने आप लोगों के सॉल्व करा दिए बच्चों। अगर आप देखो तो मैंने 8 केस स्टडीज आपके अभी तक सॉल्व करा दिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों सेक्शन नंबर 79 क्या बोलता है? अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हो विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, मतलब बच्चों यहाँ पे ए लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया था और उसको अपनी लैंड एंड बिल्डिंग दी थी, ठीक है, और उसी लैंड एंड बिल्डिंग को आप बी लिमिटेड को सेल कर रहे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए और बैंक का जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा, और बेटा इसको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा CHG 1 या 9 विथ ROC की चार्ज क्रिएट करो बोलकर, बोलो हाँ, आंसर इज यस। और ये मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकली बताया था कि ए लिमिटेड कौन सा फॉर्म फाइल करेगी, बी लिमिटेड कौन सा फॉर्म करेंगे, ROC ए लिमिटेड को कौन सा फॉर्म देगा, बी लिमिटेड को कौन सा सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। या फिर आपका एग्जिस्टिंग लोन जो है उसके अगेंस्ट में आपने लैंड एंड बिल्डिंग दी, उसके अंदर बच्चों टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के केस में मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा वही CHG 1 या CHG 9 ROC के साथ में, और बच्चों ROC आपको देगा CHG 3 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, ठीक है जी, हाँ। अब यहाँ पर एक केस लॉ आता है बच्चों एग्जाम के अंदर, मिनिस्ट्री का ये था कि मानो बैंक रेट चेंज हुआ है, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है, किसके वजह से? RBI के वजह से। क्या ये मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज माना जाएगा? तो इसके ऊपर सर्कुलर इशू था, दिस इज नॉट कंसिडर एज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। या बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है बच्चों, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी, क्या इसको हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मानेंगे? हाँ, और इसका फॉर्म फाइल होगा बच्चों, इसको हम लोग रजिस्टर करवाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये एग्जाम के अंदर आई हुई केस स्टडी है, ठीक है, मतलब मेरे को लगता आ सकती है क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का सर्कुलर इशू किया है, और ये कोई सिलेबस में दिया नहीं है, आपको मैं पर्सनली बता रहा हूँ बेस्ड अपॉन माय नॉलेज, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़े उनको तो वैसे भी बताइए। अब बच्चों आता है सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना।
ये देखो मैंने बोला था ना। अब देखो सेक्शन 80 बोलता है डीम पब्लिक नोटिस। डीम पब्लिक नोटिस का मतलब क्या है कि अगर मानो किसी बैंक ने बच्चों लोन लिया, अब आवाज़ के साथ में बेयर करना क्योंकि गणपति जी के भक्त है अपने पास, अपन भी है बच्चों, एक्सेप्ट करेंगे। कंपनी ने लोन लिया एज अ सिक्योरिटी बोलकर, अपनी एसेट दे दी उनको, उसको आरओसी के साथ में रजिस्टर कर दिया www.mca.gov. पे। तो जैसे ही आप रजिस्टर कर देते हो बच्चों इसके ऊपर, उसको माना जाएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर डीम पब्लिक नोटिस, अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, ठीक है। तो एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट चेक एनी डॉक्यूमेंट कि चार्ज क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, उसने चेक नहीं किया, स्टिल कंसिडर एज डीम टू हैव सीन इट, तो भी मानेंगे कि जैसे क्या उसने चेक किया है, ठीक है। और इट इज अ ड्यूटी टू चेक द डॉक्यूमेंट फाइल विद द आरओसी, उसका काम था कि उसने देखना चाहिए था। अगर वो नहीं देखता है तो इसमें तेरा घाटा, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ही विल सफर एंड ही कैन नॉट इवन रिकवर हिज प्रॉपर्टी। इसके ऊपर केस लॉ आया बच्चों, सुनो, इसका नोट्स मैंने आपको क्लास में बना के भी दिया था, सेक्शन 80 का, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो आवाज़ है ना बहुत होने वाला है, जस्ट होल्ड ऑन। गणपति के गाने चल रहे हैं बच्चों, आ जाओ। तो ये मैंने आपको सेक्शन 80 करा दिया। अब सेक्शन 80 के बाद में उसके केस स्टडीज कवर कर लेते हैं, और मैं थोड़ा सा क्लोज आ जाता हूँ सो दैट मेरी वॉइस क्लियर रहे आप लोगों को। सेक्शन 80 की बच्चों केस स्टडीज जो आपके थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आंदो है ना, मजा आएंगे। ऐसे मानो गणपति जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ में चल रहा है बच्चों, तुम एग्जाम में क्लियर होने वाले हो। अब देखो, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एबीसी लिमिटेड, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एबीसी लिमिटेड बच्चों। एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, सुनो, बैंक से लिया है लोन। एबीसी लिमिटेड ने बच्चों बैंक से लिया है लोन, और उनको एज ए प्रॉपर्टी बोलकर हमने क्या किया है उनको हमने एज अ प्रॉपर्टी बोलकर सिक्योरिटी दी है। सिंपल सी बात है, जल्दी बताओ यस और नो। यस सर। अगर सेम प्रॉपर्टी सतीश भाईती परचेस कर लेता है, अगर सेम प्रॉपर्टी सतीश भाईती परचेस कर लेता है बच्चों, आपको ऐसा नहीं लगता है क्या, ऐसा नहीं लगता है कि सतीश भाईती एक्वायर्ड दैट प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज? बोलो हाँ, आंसर इज यस। अब जब हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा था परचेस ऑफ प्रॉपर्टी का, कंपनी बोलती मैं आपको टाइटल डीड नहीं दे सकती हूँ। मैंने बोला टाइटल डीड क्यों नहीं दे सकते हो? तो उन्होंने बोला क्योंकि सेम टाइटल डीड तो बैंक के पास है। टाइटल डीड कहाँ पर है? बैंक के पास है। तो बच्चों ऐसे वाले केस में मैंने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया ये बोल के कि कंपनी ने मेरे साथ में फ्रॉड किया। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आता है बच्चों सेक्शन नंबर 80 का, जहाँ पर आप बोलोगे चार्ज वंस रजिस्टर अंडर सेक्शन 77। एक बार चार्ज रजिस्टर हो जाता है, क्या मैं मान सकता हूँ एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज डीम टू हैव नोटिस ऑफ चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन से चार्ज रजिस्टर हुआ है उस दिन से उसको नॉलेज है, ऐसा माना जाएगा। एंड देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ कंपनी कि वो आपको टाइटल डीड नहीं दे सकती, ये करेक्ट है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है तो कंटेंशन ऑफ एसडीबी गलत है। क्या आपको ये केस लॉ समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रजिस्टर ऑफ चार्ज के बारे में। तो इसको मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बताता हूँ कि सेक्शन 81 बोलता है कि आरओसी तूने एक रजिस्टर मेंटेन करना है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का, जिसके अंदर तू लिखेगा कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट है, इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड मॉडिफाई है, ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा ना। और जिस कंपनी का चार्ज रजिस्टर है बच्चों, कंपनी तूने भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है, क्या कि हमारे कंपनी के अंदर चार्ज क्रिएटेड मॉडिफाइड है या सेटिस्फाइड है। उसके अंदर क्या कंटेंट रहेगा? क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में लिखा रहेगा। कहाँ पे रखेंगे इस रजिस्टर को बच्चों? कंपनी के बारे में बता रहा हूँ मैं, रजिस्टर ऑफिस में रखोगे, ठीक है। इसको कब तक प्रिजर्व करना है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। रजिस्टर ऑफ चार्ज जो होता है उसको परमानेंटली प्रिजर्व करना है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है उसको 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन रजिस्टर करना है। सर इस चार्ज के रजिस्टर को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? तो बोले फ्री में इंस्पेक्ट कर सकता है मेंबर और क्रेडिटर, और इसके अलावा कोई और व्यक्ति है तो उसको पैसा देना पड़ेगा बच्चों चार्ज को, रजिस्टर को चेक करने का। कब कर सकता है? बिजनेस आवर्स के अंदर। लेकिन कंपनी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि दिन भर में कितने घंटे चेक कर सकते हो, कौन से घंटे चेक कर सकते हो। लेकिन कंपनी को हर दिन कम से कम 2 घंटा अलाउ करना पड़ेगा लोगों को
कि वो आपके चार्ज को रजिस्टर चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक था। ये तो सीए वालों के सिलेबस में है ही नहीं ये 2 सेक्शन, ठीक है। सीएस वालों के सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बता दिया। अब बच्चों हम लोग आ रहे हैं कहाँ पर, अब नेक्स्ट केस स्टडी कहाँ से आ रही है तुम्हारी, सेक्शन 82 से आ रही है, 82 और 83। तो हम लोग सेक्शन 82 को पढ़ लेते हैं, आ जाओ बच्चों। सेक्शन 82 क्या बोलता है? सेक्शन 82 देखो, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है। सेक्शन 82 बोलता है कि अगर कंपनी तूने तेरा चार्ज रीपेमेंट कर दिया है तो विद इन 30 डेज तू क्या कर दे, सेटिस्फैक्शन ऑफ का फॉर्म CHG-4 फाइल कर दे। किसको? ROC को। ROC क्या करेगा? शो कॉज नोटिस भेजेगा। किसको? चार्ज होल्डर को। बराबर। बता पूछेगा कि ये बता कि चार्ज रजिस्टर क्यों नहीं करना है। अब बच्चों वो एक तो क्या करेगा, रीजन बताएगा कि चार्ज रजिस्टर क्यों नहीं करना है, बराबर। और या फिर अगर कोई रिप्लाई उसने दिया नहीं तो विद इन 14 डेज बच्चों ROC मान लेगा कि सामने वाले की रजामंदी है और उसके बाद में चार्ज को रजिस्टर कर लेंगे। अब सुनना, क्या ये शो कॉज नोटिस हर केस में देना है? आपको ये शो कॉज नोटिस का एग्जाम्पशन है, नहीं देना पड़ता। कब? अगर वो जो चार्ज CHG-4 था उसको साइन किसने किया है बच्चों? चार्ज होल्डर ने खुद ने साइन किया है, तो फिर उसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 30 डेज के अंदर आप रजिस्टर नहीं कर पाए तो आपको एडिशनल 270 डेज मिल रहे हैं रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। यस सर। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही आपका चार्ज रजिस्टर हो जाता है, ठीक है, आपको पता है ना कि इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज कब तक प्रिजर्व करना है? 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन से, ठीक है। सेक्शन नंबर 83 क्या बोलता है बच्चों? सेक्शन नंबर 83 बड़ा सिंपल सा है कि ROC को कैसे पता चल जाता है कि जिसके लिए तुमने क्या किया था, चार्ज क्रिएट किया था, वो डेप रीपेमेंट हो गया है किसी भी सोर्स से, या जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर तुमने चार्ज क्रिएट किया वो रिलीज हो चुकी है या वो सीज हो गई, आपने किसी और को सेल कर दी है, बराबर। तो ऐसे केस में ROC, इवन उसके पास कंपनी से कोई नोटिस नहीं आया, CHG-4 नहीं आया, खुद ही चार्ज को क्या कर सकती है बच्चों? रजिस्टर कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं, और वो आपको क्या दे देंगे? नोटिस दे देंगे कि आपका चार्ज रजिस्टर हो गया। विद इन 30 डेज कंपनी और चार्ज होल्डर को नोटिस दे देंगी आपका चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है। बहुत बढ़िया। इससे रिलेटेड केस स्टडी देख लेते हैं। अब बच्चों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। ABC लिमिटेड ने लोन लिया बच्चों ICICI बैंक से, उसको रीपेमेंट कर दिया। आपका क्वेश्चन है कि फॉर्मेलिटी बताओ कंप्लीशन ऑफ चार्ज। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 30 डेज के अंदर आप रजिस्टर कर दो। अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 270 डेज मतलब अप टू 300 डेज कर लो विथ एडिशनल फी। अगर इसमें भी आप नहीं कर पाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट से बच्चों आप लोग क्या कर लो, एक फॉर्म फाइल कर लो CHG-8 और वो दे देंगे आपको एक्सटेंशन, ठीक है। ROC फिर क्या करेगा? शो कॉज नोटिस भेजेगा चार्ज होल्डर को। अगर वो ऑब्जेक्शन दिया तो उसको नोट करेंगे, कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे। अगर उसने ऑब्जेक्शन नहीं लिया 14 दिन के अंदर तो चार्ज को सेटिस्फाई कर लेगा, कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा। सिंपल सी बात है, यस और नो? यस सर। इसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है CHG-4 और ROC आपको देता है बच्चों फॉर्म सेटिस्फैक्शन का CHG-5, ठीक है। और अगर आपको कंडोनेशन ऑफ डिले चाहिए मतलब 300 डेज के बाद फाइल करना है तो आपको फाइल करना पड़ता है CHG-8। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? कमेंट करने को बोलता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि कंपनी शो कॉज नोटिस देना चार्ज होल्डर को, नो नीड इफ द इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन इज साइन बाय चार्ज होल्डर। आंसर इज ट्रू। अगर बच्चों जो CHG-4 है उसको अगर खुद चार्ज होल्डर साइन कर रहा है तो उसको नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है कि बता चार्ज क्यों रजिस्टर नहीं किया जाए, वो पहले से यहाँ बोल रहा है। दूसरी बात कि अब ROC को चार्ज अप टू 300 डेज तक ही आप क्या कर सकते हो बच्चों? रजिस्टर करवा सकते हो, बराबर। आंसर इज यस, ट्रू, क्योंकि ROC के पास पावर है बच्चों 300 डेज तक की, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने मेरे मन से बनाया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। if the रजिस्टरेबल चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड। एक चार्ज था जिसको तुम रजिस्टर करा सकते थे लेकिन रजिस्टर नहीं कराया तो इट इज डेट नॉट रिकवरेबल। मतलब सुनना, बैंक से आपने लोन लिया, उनको सिक्योरिटी दी, रजिस्टर करा सकते थे क्या? हाँ। रजिस्टर कराया? नहीं कराया, मतलब कंपनी बोलती है आई एम फ्री फ्रॉम चार्ज। इफ द रजिस्टरेबल चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड इट मीन्स डेट इज नॉट रिकवरेबल। आंसर इज फॉल्स, ये गलत है। सेक्शन 77 का सबसेक्शन 4 इसी के ऊपर बोलता है कि भले ही चार्ज रजिस्टर नहीं है वो वॉइड हो जाएगा अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड द सब्सिक्वेंट क्रेडिटर, बराबर। लिक्विडेटर के केस में इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, लेकिन बच्चों वो वैलिड तो रहेगा ना, कंपनी स्टिल बाउंड टू पे। आंसर इज यस। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन नंबर 83। बच्चों क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर दिस इज समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन?
जो हम लोग कर रहे हैं इट इज़ समथिंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। हर एक क्वेश्चन, हर एक केस स्टडी विद द एंटायर चैप्टर का रिवीजन, नथिंग बियॉन्ड दिस। इसके बियॉन्ड क्या ही हो सकता है, आ जाओ। और दैट टू वेरी डिटेल, है ना। यस सर। एंड देखो यार, जो चीज़ें अच्छी होती है ना उसको समय लगता है, आई एम टेकिंग टाइम, राइट। लेकिन ये सारी हैंड रिटन नोट बनाना, तुमको लिखा के क्लास में देना, तुम लोगों के क्वेश्चन आंसर रेडी करना, इट टेक अ टाइम, है लॉट्स ऑफ टाइम। मेरे को काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके मैं क्वेश्चन उठा पाता हूँ। मैं सीए की भी पढ़ लेता हूँ, आरटी भी पढ़ लेता हूँ, एमटी भी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं सीएस की बुक पढ़ लेता हूँ। समझ में आ रहा है। मल्टीपल ऑथर्स ने क्या क्या अपने केस स्टडीज में क्वेश्चन आंसर डाल के रखे, वो सारी बातें पढ़ने के बाद में बच्चों ये वाली सिचुएशन सामने आती है। ठीक है जी, आ जाओ। केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो इंस्टीट्यूट ने दिए बच्चों, ICAI ने, उनको पढ़ने के बाद में उससे अपने दिमाग से कोई केस स्टडी क्रिएट करता हूँ। इट टेक अ टाइम्स। सेक्शन नंबर 84 बच्चों, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। क्या मैंने आपको ये बात बता दी है, कंपनी तूने डिफॉल्ट कर दिया बच्चों पेमेंट के समय में, तो एक तो मैं ऑर्डर लेकर आया हूँ, कंपनी ऑप्टेन लेंडर ऑर्डर लाता है बच्चों टू अपॉइंट द रिसीवर और अ मैनेजर, या फिर उसके पास एग्रीमेंट के अंदर ही, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज के अंदर ही ये पावर थी कि क्या वो रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट कर सकता है। तो ऐसे केस में जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट होता है उसको CHG 6 फाइल करना पड़ेगा ROC के साथ में। और जैसे ही उस व्यक्ति का सीजेशन होता है, एनी पर्सन विच इज अपॉइंटेड रिसीवर एंड द मैनेजर, अगर वो सीज कर जाता है अपनी पोजीशन को, उसका भी फॉर्म CHG 6 आपको फाइल करना पड़ता है ROC के साथ में। ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पर देखो शॉर्टकट है, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, लेंडर ने बच्चों ऑर्डर या एग्रीमेंट के थ्रू पावर थी, अपॉइंटमेंट किया रिसीवर का, CHG 6 फाइल करो ROC को, उसका सीजेशन हुआ, CHG 6 फाइल करो ROC को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपके सामने आता है 86 के केस स्टडी देखेंगे अगर आए होगे तो। 87 बच्चों, रेक्टिफिकेशन। क्या ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि तुमने सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज 300 डेज में करना था लेकिन कर नहीं पाए कुछ कारणवश, तो ओमिशन टू गिव इंटीमेशन ऑफ पेमेंट एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 300 डेज तक। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बच्चों कि वो आपको एक्सटेंशन दे सकता है फॉर ओमिशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक्सटेंशन दे सकता है कि 300 डेज के बाद में भी फाइल करो। आंसर इज यस, बराबर। आपको CHG 8 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा उसके साथ में। और वहीं पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बच्चों आपने क्रिएशन, मॉडिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज किया लेकिन उसके अंदर कुछ मिस स्टेटमेंट डाल दी, गलत बातें लिख दी या कुछ बातें लिखना भूल गए, तो भी आपके पास पावर है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करो, वो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर देगा, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का। ठीक है। या मानो ROC ने बच्चों खुद आपकी चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, आपने उनको नोटिस नहीं दिया, लेकिन ROC ने भी बच्चों गलत सोर्स पे विश्वास किया, तो ROC भी बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को रेक्टिफिकेशन करने दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो आपको रेक्टिफिकेशन करने देगा। समझ में आया? बोलो हाँ। यस सर। और बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन वाइज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कि पनिशमेंट कॉन्ट्रवेशन, कंपनी 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तू लाइबल है 50,000 तक की, विलफुल डिफॉल्ट है तो तू अंडर सेक्शन 447 फंस जाएगा। पूरी चैप्टर का मैंने यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट किया था कि कंपनी ने लोन लिया होगा तो बच्चों कंपनी ने सिक्योरिटी दी होगी तो चार्ज को वो क्रिएट करेंगे सेक्शन 77, वो नहीं कर पाया तो चार्ज होल्डर बच्चों सेक्शन 78 के अंदर क्रिएट करेगा। सेक्शन 79 बोलता है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है वो आप परचेस कर रहे हो तो भी आपको उसके ऊपर क्रिएशन ऑफ चार्ज करना पड़ेगा। और ROC आपको देगा एक तो CHG 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, CHG 3 बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के केस में या प्रॉपर्टी अगर आप एक्वायर कर रहे हो, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में CHG 3 देगा। अगर ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज तो वो आपको CHG 2 ही देता है। सेटिस्फेक्शन में CHG 4 फाइल कर दो, 30 डेज 300 डेज, ROC नोटिस देगा चार्ज होल्डर को, ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो बच्चों CHG 5 में सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज आपको दे देगा। यहाँ का भी टाइमलाइन याद रख लेना। इतनी बार होने के बाद में बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, पत्थर के मुंह से भी आवाज निकलना शुरू हो जाएगा, ये सारी टाइमलाइन एंड ऑल, राइट। सेक्शन 85 की कंपनी तूने रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना है रजिस्टर ऑफिस पे, उसके अंदर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन की डिटेल रहेगी, बराबर। ऑथेंटिसिएट उसको डायरेक्टर CS या एनी अदर ऑफिसर करेगा। प्रिजर्व करना है रजिस्टर को परमानेंटली, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज 8 ईयर फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। बहुत बढ़िया, केस स्टडीज देख लेते कुछ आई होगी तो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपके सामने, सेक्शन 83 के ऊपर एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन सेम है, ROC के पास क्या पावर है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज खुद कर सके। तो बोले ROC में रिकॉर्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन द अब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी, कंपनी से इन्फॉर्मेशन नहीं फिर भी खुद होके, इफ ROC सेटिस्फाइड दैट डेब्ट हैज रिपेड, प्रॉपर्टी इज रिलीज या प्रॉपर्टी इज सीज टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, तो ROC मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन में एंट्री कर देगा कि चार्ज सेटिस्फाइड हो चुका है और बच्चों इसका इंटीमेशन वो चार्ज होल्डर को दे देगा। ठीक है, नोटिस टू द पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज एंड द फ्लोटिंग चार्ज, इसको हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी। चलो यहाँ पर से बच्चों आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया,
एंड दैट पोर्शन इज व्हाट, दैट पोर्शन इज चैप्टर चार्ज। चार्ज चैप्टर आपका पूरा 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 बच्चों क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अब हम लोग ऑर्डर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है सर व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स चार्ज एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब बच्चों अगर आपने चार्ज किया है कंपनी की किसी फिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर, आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी के ऊपर, चार्ज क्रिएटेड ऑन द माउस, चार्ज क्रिएटेड ऑन द माइक, चार्ज क्रिएटेड ऑन द कीबोर्ड, क्या ये आपको पता है चार्ज एग्जैक्टली किस पे क्रिएट किया है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट को ऐड करो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वैसे ही कि चार्ज किस पे क्रिएट किया है ये आपको एग्जैक्टली पता होगा, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फिक्स चार्ज। लेकिन बच्चों यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट अवेयर। अब बच्चों सुनो, क्या मैं बोल सकता हूँ, फंजिबल कंसेप्ट हमने पढ़ा था, बैंक के अंदर हम लोग पैसा डालते हैं, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं बैंक के अंदर मेरा ₹1,00,000, लेकिन ये नहीं बोल सकते कैशियर के हाथ में जो ₹1,00,000 वो मेरा है, ये नहीं बोल सकते। वैसे ही अगर आपने चार्ज क्रिएट किया बच्चों ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर, ठीक है, मतलब देखो एक बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट किया, दूसरी बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट किया, तो ये फिक्स चार्ज है बराबर। लेकिन मैंने बच्चों मल्टीपल बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, तो क्या ये ब्लॉक ऑफ एसेट है? ये ब्लॉक ऑफ एसेट है, समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला देखो हमारी जो बिल्डिंग्स है ना, बिजनेस धंधा है हमारा, हम लोग बिल्डिंग परचेस करते हैं और उसको रीसेल करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी बिल्डिंग हम लोग परचेस करेंगे उसको रीसेल करेंगे, उसके ऊपर आपका अधिकार है और हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं हमारे बिल्डिंग्स की वैल्यू कभी भी 10 करोड़ के नीचे नहीं जाएगी। तो बच्चों इसको बोला ब्लॉक ऑफ एसेट, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ चार्ज क्रिएटेड ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट, नॉट आइडेंटिफाइबल एसेट। आपको ये नहीं पता ना इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, इस पे, आप बोलोगे इसके सभी के ऊपर मेरा चार्ज है, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। बच्चों सुनना, फ्लोटिंग चार्ज एक अनसिक्योर चार्ज होता है। क्यों इसके पीछे का कारण बताता हूँ। जो फिक्स चार्ज होता है ना, कि मैंने बोल दिया कंपनी की इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, ये वाली प्रॉपर्टी बेटा फिक्स हो चुकी है, मतलब इट इज इनटू सॉलिड फॉर्म। आपको पता है ना पानी इज लिक्विड, पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। और बच्चों जब वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली जो फ्लोटिंग चार्ज होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप उस प्रॉपर्टी को सेल परचेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिक्स प्रॉपर्टी जो फिक्स चार्ज है उसको आप सेल नहीं कर सकते हो। तो फिक्स प्रॉपर्टी कंपनी कैन डील बट कैन नॉट सेल इट, बराबर, उसको सेल नहीं कर सकते। फ्लोटिंग चार्ज वाली प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर बच्चों आप दूसरा चार्ज भी क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट इवन अ फिक्स चार्ज, और जो चार्ज आपने फिक्स चार्ज बोलकर क्रिएट किया, मतलब मान के चलो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बच्चों मैंने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था इन द फेवर ऑफ मुकेश अंबानी के फेवर में बच्चों मैंने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया। लेकिन इसमें से जो प्रॉपर्टी 1 है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसके ऊपर मैंने सतीश सर के फेवर में बच्चों फिक्स चार्ज क्रिएट किया, तो डोंट यू थिंक सतीश सर गेट अ प्रायोरिटी ओवर मुकेश अंबानी? समझ में आ रहा है? फ्लोटिंग चार्ज जो होता है बच्चों इट इज जस्ट राइट, इट इज नॉट आपका एग्जैक्ट। आप अभी के अभी उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन जिसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ उसके ऊपर आप फर्दर चार्ज भी क्रिएट कर सकते हो इन फेवर ऑफ समवन एल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा कि जो फ्लोटिंग फिक्स चार्ज होता है, ठीक है, ये जनरली बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, फिक्स एसेट के ऊपर होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बराबर। और जो फ्लोटिंग चार्ज होता है जनरली करंट एसेट पे होता है, स्टॉक इन ट्रेड, जो आते जाते हैं, मतलब हमारे डेटर्स हो गए, हमारे रॉ मटेरियल हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, क्रेडिटर हो गए, बराबर, तो स्टॉक इन ट्रेड सॉरी, और फिनिश गुड्स हो गए। अब ध्यान देना, क्या मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताई कि भाई साहब मैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जनरली बोला है, जरूरी नहीं है, लेकिन floating charge can be created, generally created on current asset, it can be created on the fixed asset as well. फिक्स चार्ज बच्चों प्रेजेंट होता है, मतलब इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा अधिकार, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा अधिकार, इस प्रॉपर्टी प्रेजेंट एसेट। बट ये फ्लोटिंग चार्ज में बच्चों प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एसेट कवर होती है। कैसे? सपोजिंगली मानो आज मैंने आपको बोला कि ये जो 4 घर है इसके ऊपर आपका फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट है, और हमारा बिजनेस ही है, हम घर को सेल परचेस करते हैं, ठीक है। अब मैंने इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो क्या मैं ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली गई? हाँ, यस और नो? यस सर। लेकिन मैंने और नई प्रॉपर्टी परचेस की, आपको नहीं लगता दिस इज फ्यूचर एसेट? जब चार्ज क्रिएट किया था तब नहीं थी, ये बाद में आई, तो फ्लोटिंग चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि बच्चों जो अपना फ्लोटिंग चार्ज होता है इट इज़ इनटू लिक्विड फॉर्म, और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया बच्चों सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड मतलब फिक्स चार्ज में। तो व्हेन योर फ्लोटिंग चार्ज टर्न इनटू फिक्स चार्ज, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, मतलब राइट ऑफ कंपनी कम टू एंड, कि कंपनी अब उस प्रॉपर्टी को बच्चों सेल परचेस नहीं कर सकती है,
है ना। आप जो क्रेडिटर है वो अनसिक्योर जो था ना वो सिक्योर बन चुका है, अब वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल करेगा और अपना पैसा वसूल कर लेगा। सर ये कब होता है? 4 सिचुएशन है बच्चों। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चले जाए तो डोंट यू थिंक मुझे मेरा पैसा वसूल करना पड़ेगा? डोंट यू थिंक बच्चों कंपनी सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, बिजनेस से करना बंद कर दिए तो मेरे को तो धोखा है, तो मैं बोलूँगा बाबा एसेट को सेल करो और मेरा पैसा मुझे वापस करके दो। क्रेडिटर टेक स्टेप टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी। बच्चों तुम लोगों ने डिफॉल्ट किया रीपेमेंट में, तो मैंने बोल दिया चलो इमीडिएटली प्रॉपर्टी को सेल करो। मेरा जो फिक्स फ्लोटिंग चार्ज था उसको मैंने फिक्स कर दिया, मैंने बोला इसको सेल करो, मेरा पैसा वसूल करो, ठीक है। इवेंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट, मैंने इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया था अगर तुमने 3 इंटरेस्ट 3 साल से फॉर एग्जांपल अगर तुमने मेरे को 2 साल इंटरेस्ट पे नहीं किया कंटिन्यूसली, तो ऐसे वाले केस में मैं मेरे फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो एक एग्रीमेंट के अंदर मैंने इवेंट रखा, आपकी प्रॉपर्टी किसी भी मूवमेंट में 10 करोड़ के नीचे चल जाएंगे, माय फिक्स फ्लोटिंग चार्ज गेट कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज, सिंपल। अब बच्चों ये केस लॉ है ना, ये मैंने बनाया हुआ है, एग्जाम में नहीं आया हुआ है, ठीक है। केस लॉ कि कंपनी ने लोन लिया है, चार्ज क्रिएट करना है बच्चों। कंपनी क्या कंपनी कर सकती है बच्चों चार्ज क्रिएट अनकॉल कैपिटल पे? आंसर इज यस। क्या कंपनी चार्ज क्रिएट कर सकती है बच्चों अनकॉल कैपिटल, मतलब कैपिटल कॉल बट नॉट पेड? आंसर इज यस, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्या कंपनी चार्ज क्रिएट कर सकती है बच्चों रिजर्व कैपिटल के ऊपर? रिजर्व कैपिटल के ऊपर, और ये था एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैंने मेरा बना के रखा। देखो रिजर्व कैपिटल क्या होता है इसको समझो। पहली बात, कंपनी का शेयर जो है उसका फेस वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है। इसमें से कंपनी ने पेड अप शेयर कैपिटल है बच्चों 6 रुपीज़, तो अनपेड कितना है बताओ? अनपेड है 4 रुपीज़। अनपेड कितना है? 4 रुपीज़। अब इस 4 रुपीज़ में कंपनी डिसाइड करती है कि भाई साहब 1 रुपया जो है ना वो रिजर्व कैपिटल है। 12th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ोगे, दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इस पैसे को तुम कब मंगा सकते हो? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इसके ऊपर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो? कैन चार्ज क्रिएट ऑन रिजर्व कैपिटल? एंड द आंसर इज नो। हाँ 3 रुपये अनकॉल्ड है ना, 3 रुपये अनकॉल्ड है ना, आप इसके ऊपर क्रिएट करो चल जाएगा। लेकिन जो अनकॉल्ड, देखो ये दोनों भी अनकॉल्ड है, 4 रुपये क्या है? अनकॉल्ड है। लेकिन 4 रुपये में जो रिजर्व कैपिटल वाला हिस्सा है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि देयर इज अ कंपनी का फेस वैल्यू जो है 10 रुपये है, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 6 रुपीज़ है, उसके बाद में 4 रुपीज़ अनपेड कैपिटल है जिसमें से 1 रुपया रिजर्व कैपिटल है, और कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है अनकॉल्ड कैपिटल ₹4। क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? आंसर इज नो। कंपनी 3 रुपये के ऊपर तो चार्ज क्रिएट कर सकती है, क्योंकि 4 रुपये अनकॉल्ड है मैं मानता हूँ, लेकिन 3 के ऊपर ही कर सकती है। 1 रुपया जो है ना वो रिजर्व कैपिटल का हिस्सा है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकती। समझ आए? वो कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं फिक्स के अंदर। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी तब तक उस पैसे को आप कवर कर ही नहीं सकते हो, तो इसलिए वो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। यस सर। अब बच्चों थोड़ी सी टेक्निकल बातें करूंगा जो ना ही सीए सिलेबस में, सीएस की सिलेबस में, लेकिन वो सीए की सिलेबस में नहीं है बच्चों, ठीक है। अब वो वाले टॉपिक को हम लोग क्या कर रहे हैं? कवर करने जा रहे हैं। ये देखो, क्या मैं आपको बोल सकता हूँ, हमने पढ़ा बच्चों फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। स्पेसिफिक एसेट पे होता है, फ्लक्चुएटिंग एसेट के ऊपर होता है, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड ट्रेड। बच्चों इसको आप लोग सेल नहीं कर सकते, इसको आप सेल कर सकते हो, इसके ऊपर आप फर्दर फिक्स चार्ज भी क्रिएट कर सकते हो। अब सुनना बच्चों, जनरली फिक्स चार्ज के ऊपर फर्दर फिक्स चार्ज क्रिएट नहीं होता, क्योंकि एक जन का अधिकार दे के रख दिया तुमने। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर सब्सिक्वेंट फिक्स चार्ज क्रिएट हो सकता है, और जो सब्सिक्वेंट फिक्स चार्ज क्रिएट होता है फ्लोटिंग चार्ज पे बच्चों, उसको मिल जाती है प्रायोरिटी। समझ में आया? ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। देखो एंड नो फर्दर फ्लोटिंग चार्ज ऑन द, लेकिन सुनना, क्या मैं बोल सकता हूँ? फिक्स चार्ज के ऊपर फर्दर फिक्स चार्ज क्रिएट नहीं होगा, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर सर फिक्स चार्ज क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और तीसरी बात, क्या फ्लोटिंग चार्ज वाली प्रॉपर्टी पे फर्दर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो सकता है? आंसर इज नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दैट इज इनवैलिडिटी ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। इनवैलिडिटी ऑफ फ्लोटिंग चार्ज मतलब बड़ा सिंपल सा है बच्चों, आपकी कंपनी वाइंड अप होने वाली है, उसके 12 महीने पहले तुमने अगर कोई चार्ज क्रिएट किया होगा, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया,
तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चों कंपनी वाइंड अप होती है बड़े बड़े फ्रॉड होना शुरू हो जाते हैं कंपनी के अंदर। अब बच्चों एक फ्लोटिंग चार्ज होल्डर क्या होता है? अनपेड अनसिक्योर क्रेडिटर होता है। मानो सतीश सर ने तुमको कुछ दिया नहीं है, तुम बोलते हैं कि सतीश सर आपका फ्लोटिंग चार्ज है हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। जैसे ही कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन द फ्लोटिंग चार्ज गेट कन्वर्ट इनटू फिक्स चार्ज, और बच्चों सतीश सर सिक्योर क्रेडिटर बन जाएंगे। जैसे क्रिस्टलाइजेशन होता है, बोलता है ये प्रॉपर्टी को सेल करो, मेरा पैसा वसूल करो। तो आपने जानबूझ के सतीश सर को फ्लोटिंग चार्ज दिया, आपको पता था आपकी कंपनी बंद होने वाली है। तो बच्चों एनी चार्ज फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड बिफोर द वाइंडिंग अप के 12 महीने के अंदर, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? इनवैलिड मानेंगे। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है कि क्या पता आपने जब फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया आप बहुत जेन्युइन थे, मतलब आप सॉल्वेंट थे उस समय में और आपको भी नहीं लगा था कि आपकी कंपनी वाइंड अप होने वाली है, तो अगर आपका जेन्युइन फ्लोटिंग चार्ज है तो वो वैलिड माना जाएगा। या मानो सतीश सर ने जेन्युइनली आपको कैश दिया था, मतलब देखो आप सतीश सर ने आपको कुछ दिया ही नहीं, आप झूठी मूठी बातें कर रहे हैं कि सतीश सर सीएस है, उन्होंने हमको सर्विस दी इसलिए हमने उनको फ्लोटिंग चार्ज दिया, मतलब समझ में आ रहा है तुम गलत बातें कर रहे हो। लेकिन मानो सतीश सर ने एक्चुअली तुम्हारे कंपनी को कैश दिया था, अब आपको नहीं लगता है क्या एक्चुअली भाई मैंने पैसा दिया हुआ है, मेरे पैसों का डर है, मेरे को डूब ना जाए। तो बोले अगर तुम्हारी कंपनी इफ़ इट इज़ प्रूव कि तुम्हारी कंपनी सॉल्वेंट थी जब फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया तो वो वैलिड माना जाएगा। या फिर ये बात प्रूव हो जाती है कि तुम्हारा जो क्रेडिटर ने तुमको एक्चुअली कैश लोन दिया तो वो वैलिड माना जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज मैंने बता दिया बच्चों। लिक्विडेशन, सीजेशन ऑफ बिजनेस, क्रेडिटर टेक अ स्टेप टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी और हैपनिंग अप इवेंट विच इज मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आता है इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बच्चों ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, बहुत टेक्निकल पॉइंट है। हम लोगों को क्लास में इसको एक दिन भी लग गया था, इफ़ यू रिमेंबर, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, 2 से 3 दिन इस कंसेप्ट को पढ़ाया था डेली, ठीक है। अब अच्छा तो फ्लोटिंग चार्ज जो था वो क्या हो गया बच्चों? कन्वर्ट हो गया फिक्स चार्ज के अंदर। क्या मैं बोल सकता अनसिक्योर क्रेडिटर सिक्योर बन गया? बोलो हाँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड है सतीश सर के फेवर में, क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट हो सकता है? अब मानो बच्चों वो यहां पर हो गया क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या सेम प्रॉपर्टी के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट हो सकता है? आंसर इज यस। तो अगर मानो किसी प्रॉपर्टी को बच्चों 1 जनवरी को फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ 23 को, और वो क्रिस्टलाइज हुआ मानो 1 जून 23 को, ठीक है, तो अब वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो गया। हाँ, लेकिन 1 जनवरी से लेके 1 जून के बीच में सेम प्रॉपर्टी के ऊपर अगर फिक्स चार्ज क्रिएट हो जाता है तो क्या आपको नहीं लगता है कि भाई साहब ये फिक्स चार्ज होल्डर जो है इसको मिलेगा प्रायोरिटी ओवर फ्लोटिंग चार्ज? इसको मिलेगा प्रायोरिटी ओवर फ्लोटिंग चार्ज। आंसर इज यस। लेकिन बच्चों एक बार मेरा चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया और उसके बाद में कोई चार्ज क्रिएट होता है, सब्सिक्वेंट चार्ज ऑन सेम प्रॉपर्टी पे सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट होता है, तो बेटा इट इज नॉट गेट प्रायोरिटी ओवर फ्लोटिंग चार्ज। इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, इसको बाद में पेमेंट होगा, पहले मेरे को पेमेंट होगा। तो यही बात लिखा है देखो, बिफोर क्रिस्टलाइजेशन ऑन सेम प्रॉपर्टी इफ द फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड द प्रायोरिटी ओवर द फ्लोटिंग चार्ज, उसको प्रायोरिटी मिलेगा, इसको प्रायोरिटी मिल जाएगा ओवर अ फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑन द सेम प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंट चार्ज इज क्रिएटेड देन नो प्रायोरिटी ओवर अ फ्लोटिंग चार्ज, उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगा फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या? जैसे ही आपका फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट हो गया, आपको नहीं लगता है आपको पहले पेमेंट मिलना चाहिए? यू बिकम अ सिक्योर। बोले हाँ। तो तू सिक्योर होने के बावजूद भी तुझे पहले पैसा नहीं मिलेगा। कब? 4 कंडीशन दिए, 4 से 5। पहली, लैंडलॉर्ड हु डिस्ट्रेन द लैंड। अब रेंट, अब बच्चा सुनो क्या हुआ, कंपनी के पास एक रेंटेड प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर उन्होंने चार्ज क्रिएट कर दिया है, ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया इन फेवर ऑफ सतीश भाई। अब कल जाके कंपनी ने लैंडलॉर्ड को रेंट का पैसा नहीं दिया, तो डोंट यू थिंक बच्चों लैंडलॉर्ड पहले खड़ा हो जाएगा, बोले यार मैं पहले पैसा मेरे को दे, भाड़ में गया तेरा फ्लोटिंग चार्ज, और सतीश भाई सर को पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। तो लैंडलॉर्ड को प्रायोरिटी मिल गई। दूसरा बच्चों, क्रेडिटर हु ऑब्टेन द गार्निशी ऑर्डर। अब गार्निशी ऑर्डर क्या होता है मेरे को आपको मैंने बताया था बच्चों, इफ़ यू रिमेंबर, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने बच्चों HDFC बैंक से लोन लिया, ठीक है, और कंपनी ने आगे जो रॉ मटेरियल थे उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था, किसका? HDFC बैंक का, ठीक है। अब सतीश सर एक क्रेडिटर है, सतीश सर का पेमेंट बच्चों कंपनी नहीं करती, तो सतीश सर चले गए कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने बोल दिया
जो डेटर है ना, ये जो आपके डेटर है ना, बोले तुम कंपनी को पैसा मत दो, तुम सीधा सतीश भारती को पैसा दो। तो सतीश सर क्या लेकर आ गए, गार्निशी ऑर्डर लेकर आए कि कंपनी अब तुझे मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है, तेरे जो डेटर है वो मुझे डायरेक्ट पेमेंट दे देंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता है बच्चों कि इस रॉ मटेरियल के ऊपर, इस डेटर के ऊपर तो HDFC का फ्लोटिंग चार्ज था, लेकिन सतीश सर गार्निशी ऑर्डर लाए ना, तो सतीश सर बच्चों गार्निशी ऑर्डर वाला फ्लोटिंग चार्ज के पहले खड़ा हो जाता है। समझ में आया? तो गार्निशी ऑर्डर, ऑब्टेन गार्निशी ऑर्डर, तो आप गार्निशी ऑर्डर वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, फ्लोटिंग चार्ज वालों को नहीं मिलेगी। तीसरा, जजमेंट क्रेडिटर। बच्चों क्या मैंने आपको ये बात बताई थी कि मानो यहाँ पर दो चीज़ें याद करो, सतीश सर है और जेनी है। सतीश सर ने केस फाइल किया बच्चों किसके अगेंस्ट में, जेनी के अगेंस्ट में। सतीश सर हो जाते हैं प्लेंटिफ और जेनी हो जाती है डिफेंडेंट, ठीक है। अब मैंने बोला इन्होंने मेरा दिल तोड़ा, बराबर, ये तो मेरे से शादी करने का प्रॉमिस करी और रितेश के साथ में शादी कर ली, तो बच्चों कोर्ट ऑर्डर देगा कि ये उसका अधिकार है। तो किसके फेवर में डिसीजन गया, जेनी के फेवर में, वो कौन होगी, जजमेंट क्रेडिटर। और किसके अगेंस्ट में डिसीजन गया, सतीश सर के, वो हो गए जजमेंट डेटर। समझ में आया? बोलो हाँ। तो ऐसा ही हुआ कि कंपनी है, कंपनी ने बच्चों HDFC बैंक से लोन लिया, HDFC बैंक से लोन लिया। अब उनको डेटर्स के ऊपर सुनना फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करके दिया था, राइट। यहाँ पर सतीश सर चले गए कोर्ट के पास और सतीश सर क्या बोलते हैं एग्जैक्टली कि भाई साहब ये जो एसेट है, सॉरी कंपनी की प्रॉपर्टी मानो बच्चों फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट है, मैं बोलता इस प्रॉपर्टी को करो सेल और इसका पैसा मुझे दो, इसका पैसा मुझे दो। तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ, आई एम अ जजमेंट क्रेडिटर। जजमेंट क्रेडिटर ने कोर्ट से ये ऑर्डर लाया टू सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी। तो अरे इसके ऊपर तो HDFC का अधिकार था, बोले HDFC तू जा भाड़ में। तो यहाँ पर आ गया जजमेंट क्रेडिटर हु अटैच द गुड्स ऑफ कंपनी एंड गेट देम सोल्ड, खत्म। नेक्स्ट बच्चों, कंपनी का एम्प्लॉय और एनी अदर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। बच्चों वाटर फॉर अरेंजमेंट पढ़ोगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर, ठीक है। कभी भी कंपनी जब पेमेंट करती है तो सबसे पहले अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे, ठीक है, फिर पेमेंट करेंगे सिक्योर क्रेडिटर को, फिर पेमेंट करेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर को, फिर पेमेंट करेंगे बच्चों प्रेफरेंस शेयर को, फिर पेमेंट करेंगे बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर को। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि भाई साहब तुम सिक्योर क्रेडिटर हो गए, फिर भी तुमको पहला पैसा नहीं मिलता है, पहले पैसा किसको मिलता है, एम्प्लॉयर। वो छोटे मोटे गरीब लोग होते हैं। तो बच्चों इवन फ्लोटिंग चार्ज जब कंपनी की प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, पहले तो एम्प्लॉय को पैसा देके निपटाएंगे और बाद में फिक्स फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को देंगे। और लास्ट वाला बच्चों सप्लायर ऑफ द गुड्स। क्या सप्लायर ऑफ द गुड्स वाला कंडीशन आपको याद है, जल्दी बताओ हाँ है ना। कि फॉर एग्जांपल हायर परचेस एग्रीमेंट, हायर परचेस एग्रीमेंट को समझ लेना पहले। ये है सतीश सर। अब सतीश सर ने बच्चों, ये एक कंपनी है जिनका काम है बच्चों माइक बनाना, माइक बनाना। ये माइक है बच्चों, ये वाला माइक है, ठीक है। अब मैंने इनसे माइक लिया, ये माइक था 10,000 रुपये का। अगर मैं 10,000 रुपये दे दूँ तो आई एम बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। लेकिन मैं ये नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूँ कि सुनो ना, मैं आपको 1,000 रुपये महीना दूंगा। कब तक? 10 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब मैं आपको 10th मंथ का पेमेंट कर दूंगा, आई बिकम अ ओनर, क्योंकि मैंने 10,000 रुपये आपको पे कर दिया। बट ये एग्रीमेंट जो हो गया इसको बोलते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट। लेकिन इसके अंदर जब तक मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ SDB कैन अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इन बिटवीन, मानो 7वें महीने पे मेरे को लगता है कि नको रे बाबा मेरे को नहीं चाहिए ये वाला माइक, तो मैं 7वें महीने पे क्या कर दूंगा, पेमेंट देना बंद कर दूंगा। जैसे ही मैंने पेमेंट देना बंद कर दिया, वो आएंगे अपने माइक को उठाएंगे और बच्चों लेके चल जाएंगे, और जो पैसा मैंने ऑलरेडी पे किया वो मेरे को फिर से नहीं मिलता। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हायर परचेस, हायर परचेस। अब इस कंसेप्ट को समझना, कंपनी थी, कंपनी के पास कोई ऐसा गुड्स है जो उसने हायर परचेस पर क्या किया था, परचेस किया। अब HDFC बैंक से लोन लेने के बाद में कंपनी ने इसके ऊपर क्रिएट किया बच्चों फ्लोटिंग चार्ज, ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो हायर परचेस में परचेस किया है। और अगर कंपनी कल जाके इसका पेमेंट करना रोक देती है, स्टॉप पेमेंट, तो आपको नहीं लगता है कि जो ओनर है उस गुड्स का वो आके अपना गुड्स वापस लेके चल जाएगा? तो बेटा फ्लोटिंग चार्ज तो गया भाड़ में, बोले तू पीछे खड़ा रहे, आई एम द रियल ओनर ऑफ द गुड्स, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लेके जाएगा। HDFC पीछे आ गया। तो ये था आपका 3rd नंबर का सिचुएशन। अब इन सारी सिचुएशन को एक बार याद कर लो, इन सारी सिचुएशन को एक बार याद कर लो, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? पहला पॉइंट है लैंडलॉर्ड को मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों
क्रिएटर जो गार्निश ऑर्डर लेकर आए, जजमेंट क्रिएटर जो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए प्रॉपर्टी सेल करने को, एम्प्लॉय एंड द प्रिफरेंशियल क्रिएटर, और बच्चों सप्लायर अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट। सो गाइस क्या ना ऐसे वी आर डन विद द एंटायर चैप्टर। और इसके बियॉन्ड क्या ही हो सकता है। कुछ केस स्टडीज मैंने बच्चों आपको क्लास के अंदर क्रिएट करके बताई थी, टोटल 6 केसेस बताए थे, ठीक है। आप लोग इसको एक बार याद कर लो, ठीक है। देखो सतीश सर के फेवर में 1 जनवरी 2023 को फर्स्ट चार्ज क्रिएट हुआ, बोलो हाँ। सेकंड चार्ज क्रिएट हो रहा है बच्चों 1 मार्च 2013 को, ठीक है, 23 को। लेकिन सतीश सर का चार्ज पहले क्रिएट तो हुआ लेकिन बच्चों रजिस्टर्ड नहीं हुआ। मेरे पहले जेनी के फेवर में जो चार्ज क्रिएट हुआ वो रजिस्टर हो गया 15 मार्च को, और सतीश सर का रजिस्टर हुआ 16 मार्च को। पहला क्वेश्चन, प्रेफरेंस किसको मिलेगा, जेनी को या सतीश सर को? तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा जेनी को, सेकंड सतीश सर को। क्यों? क्योंकि बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, जेनी का सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन होकर भी पहले सब्सिक्वेंट क्रिएशन होकर भी सब्सिक्वेंट रजिस्टर है। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों 1 जनवरी 2023 को सतीश सर के फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुआ। जेनी ने बच्चों 1 मार्च को प्रॉपर्टी परचेस किया और क्रिएट हुआ चार्ज लेकिन वो भी रजिस्टर नहीं हुआ। 15 मार्च को सतीश सर ने रजिस्टर किया, 16 मार्च को जेनी ने। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले सतीश सर को, दूसरी जेनी को। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ो। सिचुएशन नंबर 3 बच्चों क्या हुआ, पहला चार्ज क्रिएट हुआ 1 अप्रैल कब तक 2023। सेम महीने में 15 जनवरी 2023 को सेम महीने में जेनी के लिए भी चार्ज क्रिएट हुआ। बच्चों जेनी ने रजिस्टर कर लिया 17 तारीख को और सतीश सर ने रजिस्टर किया 25 तारीख को। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? आप बोलोगे सर जेनी को, उसका पहला रजिस्टर हुआ। गलत। क्या मेरे पास 30 डेज का टाइम हुआ है, अभी भी बाकी है। उसके बीच में अगर कोई चार्ज क्रिएट हो जाता है तो भी प्रायोरिटी मुझे ही मिलती है। फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी सतीश सर को, सेकंड जेनी को। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आपको याद आ रहा होगा, बिलेटेड फाइलिंग में आप डिक्लेरेशन देते हो, मतलब 30 डेज के बाद में अगर आप रजिस्टर कर रहे हो ना तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे पहले अगर कोई चार्ज किसका क्रिएट हो चुका होगा तो वो अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बच्चों आप तो 30 डेज के अंदर ही रजिस्टर कर रहे हो, तो उसके पहले अगर कोई चार्ज रजिस्टर होता है तो आपकी लायबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टेक्निकल केस था, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप लॉ को पढ़कर देखो, सेक्शन बाय सेक्शन, सब सेक्शन में घुस के देखो, आपको ये बातें समझ में आएंगी जो टेक्निकल होती है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों 1 जनवरी 2023 को चार्ज क्रिएट हो गया, रजिस्टर हो गया सतीश भारती सर के फेवर में एज अ फ्लोटिंग चार्ज। कौन सा चार्ज? फ्लोटिंग चार्ज। सेम प्रॉपर्टी फिक्स चार्ज बोलकर रजिस्टर होगी 15 जनवरी 2023 में जेनी के ऊपर, ठीक है, फिक्स चार्ज। और उसके बाद में बच्चों क्रिस्टलाइजेशन होता है 25 जनवरी 2023 को। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा रजिस्टर हुआ, उसके 15 दिन के अंदर फिक्स चार्ज क्रिएट हो गया, उसके बाद में क्रिस्टलाइजेशन होगा। पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों जेनी को मिलेगा, सेकंड प्रायोरिटी सतीश सर को। क्योंकि मैंने बोला था जो प्रॉपर्टी के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो जाता है उसके बाद में उसके ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट होता है तो उस फिक्स चार्ज होल्डर को प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना, ये टेक्निकल क्वेश्चन था, बहुत टेक्निकल था ये, कि सर 2 सिचुएशन लेकिन आंसर कैसे चेंज हो गए थे। सतीश सर के फेवर में फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ बच्चों 1 जनवरी 2023 को, फिक्स चार्ज रजिस्टर हुआ जेनी के फेवर में। अब बच्चों सुनो, क्या ये क्लॉज को आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भाई साहब मेरे फ्लोटिंग चार्ज के बाद में सेम प्रॉपर्टी के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए? कैन यू ऐड दिस रिस्ट्रिक्शन? आंसर इज यस। क्रिएटिंग ए फिक्स चार्ज ऑन द सेम प्रॉपर्टी कैन बी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो इफ इट इज एग्री एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग फ्लोटिंग चार्ज। हाँ, अब बच्चों सुन लो, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट नहीं करेंगे। और बच्चों फिक्स चार्ज इसके ऊपर क्रिएट हो गया जेनी के फेवर में, एंड जेनी इज अवेयर कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि इसके ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट नहीं करेंगे। प्रायोरिटी किसको मिलेगी बच्चों? प्रायोरिटी सतीश सर को मिलेगी, बाद में जेनी को मिलेगी, बिकॉज शी नो सेम फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था कि सेम चीज़ के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट नहीं होगा। और बच्चों फिक्स चार्ज क्रिएट हो गया इन फेवर ऑफ जेनी एंड शी इज़ नॉट अवेयर कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी बच्चों पहले जेनी को, बाद में सतीश सर को। क्यों? क्योंकि नॉर्मली कोई भी व्यक्ति क्या सोच के चलता है, फ्लोटिंग चार्ज पे फिक्स चार्ज तो क्रिएट हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो अगर उसको पता है कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि फ्लोटिंग चार्ज पे फिक्स चार्ज क्रिएट नहीं करना है, तो फिर तो बात बनती नहीं बच्चों। फिर तो वैसे केस में आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर, आप जेन्युइनली गए फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड वाली प्रॉपर्टी पे फिक्स चार्ज क्रिएट कर लेते हो तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। यू हैव टू प्रूव कि आई वॉज नॉट अवेयर। बच्चों मैंने सारे कंसेप्ट को आपको पढ़ा दिया। एक बार हमारे नोट्स में आ जाते हैं और एक बार देखो, क्या आप मुझे फटाफट बता सकते हो
और इससे बेहतरीन नोट्स बच्चों आपको कहाँ पे मिलेगी आप मुझे बता दो। क्रिएशन ऑफ चार्ज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्रोविजन बच्चों, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज और कंडोनेशन ऑफ डिले 300 डेज के बियॉन्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों गवर्निंग लॉज, कंपनीज एक्ट प्लस रूल। अब मैं आपको केस लॉ भी चार्ज के बारे में यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया दे दिया, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। फिर चार्ज की डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी चार्ज की डेफिनेशन। इट्स अ लियन और इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और एसेट ऑफ द कंपनी और इट्स अंडरटेकिंग एंड इंक्लूड मॉर्गेज। फिर बच्चों काइंड्स ऑफ चार्ज, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। 100% आपके मॉड्यूल में जो जो पॉइंट दिया ना कि भाई फिक्स चार्ज होल्डर जो होता है स्टैटिक होता है, लीगल चार्ज होता है, ये डायनामिक होता है। फिक्स चार्ज होल्डर को फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसको सेकंड प्रेफरेंस है। डिसएडवांटेज क्या है, फिक्स चार्ज होल्डर के प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, इसका एडवांटेज क्या है, आप इसको सेल भी कर सकते हो। फिक्स चार्ज को बच्चों फ्यूचर सिक्योरिटी होती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर सिक्योरिटी एसेट आ जाती है, बराबर। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर 3 तरीके के चार्ज होते हैं, पारी पासू, एक्सक्लूसिव और फर्दर चार्ज। मेरे चार्ज के बाद में दूसरा चार्ज भी सेम प्रॉपर्टी पे क्रिएट कर सकते हो। फर्दर चार्ज मेरे चार्ज के बाद में कोई और चार्ज क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। एक्सक्लूसिव चार्ज मेरे चार्ज के बाद में जितने भी चार्ज क्रिएट किए जाएंगे हम लोग इक्वल माने जाएंगे, है ना। तो पारी पासू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों केस लॉ। यहाँ पर आप लोगों को दिया है कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी जो जमीन को अटैच है परमानेंटली, भले वो प्लांट एंड मशीनरी आपको मूवेबल लग रहा है बट वो इमूवेबल हो चुके हैं, तो ऐसी चीज़ों का आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 में तो करना पड़ेगा, साथ ही साथ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर भी करना पड़ेगा। दूसरा केस लॉ है बच्चों कि कंपनी की अगर वॉशिंग मशीन है और उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, क्या ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, हाँ, तो बच्चों इसको हम लोग फिक्स चार्ज मानेंगे, फ्लोटिंग चार्ज नहीं मानेंगे। ये वाला दूसरा केस है। गवर्नमेंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी वाला बच्चों, फ्लोटिंग चार्ज इज इक्विटेबल सिक्योरिटी ऑन द एसेट at the time of it is going concern and it attached subject to charge varying the condition which happen to be from time the essence of the charge is that it remain। बच्चों क्या मान सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज रिमेन डॉर्मेंट टिल इट इज क्रिस्टलाइजेशन। ये वाले केस लॉ का आंसर है, ठीक है, यहाँ से आया था ये। और बाद में नेक्स्ट केस लॉ है बच्चों जो आपके मॉड्यूल में दिया, व्हेन द फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज, तो आपका फिक्स चार्ज हो जाता है और आप अनसिक्योर क्रेडिटर से सिक्योर क्रेडिटर बन जाते हो। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब दिया है बच्चों सबसे पहले। फिर 4 सिचुएशन, लिक्विडेशन, कैरी ऑन द बिजनेस का सीजेशन हो गया, या क्या बोल सकते हैं आपके स्टेप लिए गए क्रेडिटर ने टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी, या कोई भी ऐसा इवेंट जो डेट के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। उसके बाद में बच्चों फिर से एक मस्त सा केस हुआ है कि एक अनसिक्योर डिवेंचर था बच्चों जिसके ऊपर फेवर में फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया था। उन लोगों को तुमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, बराबर 3 महीने तक का इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, तो क्या वो अपने फ्लोटिंग चार्ज को कन्वर्ट कर सकते थे फिक्स चार्ज में? आंसर इज यस, बराबर। लेकिन बच्चों दे डिड नॉट टेक अ स्टेप टू क्रिस्टलाइज एंड नॉट क्रिस्टलाइज, बराबर। उन्होंने अपने चार्ज को फ्लोटिंग रहने दिया और उसके बाद में अगर सेम प्रॉपर्टी के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट किया तो बच्चों वो जो क्या बोल सकते हैं जो सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट हो गया उसको मिल जाएगा प्रायोरिटी। ये आपके एग्जाम मॉड्यूल का केस लो है, आपको नाम याद नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों परमानेंट हाउस। यहाँ पर ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर कोई डीड अगर आपने डीड के अंदर मेंशन किया है इस वाली चीज़ में फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट हो गया तो आपको करना पड़ेगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज बच्चों, इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज गेट कन्वर्ट इनटू फ्लोटिंग चार्ज गेट कन्वर्ट इनटू फिक्स चार्ज। आपको प्रायोरिटी मिलेंगे हर जो भी सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को आपके पहले पैसा पे किया जाएगा। पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज बच्चों, लैंडलॉर्ड याद आ रहा होगा, क्रेडिटर गार्निशी ऑर्डर, जजमेंट क्रेडिटर, एम्प्लॉय एंड प्रिफरेंशियल ऑर्डर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, और सप्लायर ऑफ गुड्स अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। इनवैलिडिटी ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, इफ यू रिमेंबर गाइस, कंपनी वाइंड अप होने के 12 महीने पहले जो भी चार्ज क्रिएट किया गया है उसको हम लोग इनवैलिड बोलेंगे, ठीक है जी। सो इन एक्ट ऑफ ओके 12 महीने के पहले, और उसके बाद में इसकी एक्सेप्शन है अनलेस अगर आप प्रूव कर दो कि आप सॉल्वेंट थे और जो पैसा आपने लिया एक्चुअली वो कैसा लिया है बच्चों, आपने कैश में लिया है, ठीक है, कैश पेड, तो फिर वो वैलिड माना जाएगा। मॉर्गेज बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या अभी मैंने मॉर्गेज और चार्ज का डिफरेंस आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है, एग्जाम में आता है। तो मॉर्गेज क्या होता है बच्चों, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है। चार्ज बच्चों, चार्ज में मॉर्गेज भी आता है, प्लेज भी आता है, हाइपोथिकेशन आता है, सब कुछ आता है। और बच्चों चार्ज 2 तरीके से होता है, थ्रू एक्ट ऑफ द पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ। एग्जांपल बताया था मैंने आपको, बोनस एक्ट में पेमेंट नहीं दिया तो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं आपके एम्प्लॉय, हाँ, तो चार्ज तो क्रिएट होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टी, लेकिन बच्चों मॉर्गेज जो होता है मॉर्गेज जो होता है एक्ट ऑफ पार्टी, ये
एक्ट ऑफ पार्टी भी हो सकता है और ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज बच्चों रिक्वायर होता है एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कंपलसरी बच्चों एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। नेक्स्ट चार्ज जो होता है वो फिक्स टर्म के लिए होता है, फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर बच्चों परपेचुअलिटी के लिए सुना, मॉर्गेज फिक्स टर्म के लिए होता है, चार्ज में भी परपेचुअलिटी हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट यहाँ पर सिक्योरिटी बोलकर आपने दिया है, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। क्या आपको फॉर्म याद आ रहे हैं बच्चों? CHG 1 और CHG 9 क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, CHG 2 और CHG 3 सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन के बच्चों CHG 4 CHG 5। आपको रिसीवर अपॉइंट करना है और सीज करना है CHG 6 और रजिस्टर मेंटेन करना है CHG 7। ROC से बच्चों कंडोनेशन लेना है या रेक्टिफिकेशन CHG 8 सेंट्रल गवर्नमेंट से। बच्चों रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज टू बी रजिस्टर विद इन 30 डेज। उसके बाद में देखो यहाँ पे बताया नया प्रोविजन 30 डेज में नहीं होता है तो एडिशनल 30 डेज, उसके लिए एडिशनल फीस पे करना पड़ेगा आपको, नहीं हो रहा है तो नहीं फर्दर 60 डेज, जिसके लिए आपको एड वैलोरम फीस पे करना पड़ेगा। चार्ज रजिस्टर होता है बच्चों, चाहे वो इंडिया में बनो, इंडिया के बाहर बनो, चाहे बच्चों प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग पे बनो और चाहे टेंजिबल एसेट पे बनो, चाहे इंटेंजिबल एसेट पे बनो। CHG 1 CHG 9 फॉर्म फाइल करो, 30 डेज में नहीं होता है तो 60 डेज के अंदर फाइल कर देना, नहीं होता है तो 120 डेज के अंदर फाइल कर देना। सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ शैल नॉट प्रिजुडाइज एनी राइट। बच्चों आपके बाद में कोई चार्ज क्रिएट हुआ है और वो पहले रजिस्टर हो गया तो उसका राइट अफेक्ट नहीं होगा, ये बात आपको याद आ रहा है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर, सेक्शन नंबर 78 बच्चों याद आ रहा होगा आप लोगों को कि चार्ज होल्डर सीधा जाएगा रजिस्टर करेगा और फिर हम कंपनी को नोटिस भेजेंगे, कंपनी खुद रजिस्टर करेगी या सफिशिएंट कॉस्ट बताएगी। कितनी बार हो गया सर। सेक्शन 80 बच्चों इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, वॉइड अगेंस्ट दी इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन नोटिस ऑफ चार्ज बच्चों, जैसे ही इट इज डीम पब्लिक नोटिस माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 79 बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सेम सेक्शन 77 की सारी कंडीशन एप्लीकेबल है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज या फिर मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो आपको सेक्शन 77। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर, वॉइड अगेंस्ट द क्रेडिटर, बराबर, लेकिन कंपनी स्टिल बाउंड टू पे, और इससे रिलेटेड केस लॉ यहाँ पे कवर किया है। सेटिस्फैक्शन बच्चों CHG 4 विद इन 30 डेज, नहीं हुआ है तो 300 डेज के अंदर एडिशनल फी के साथ में, नहीं हो रहा है उसके बाद में बच्चों नोटिस भेजा जाएगा कंपनी को, कंपनी रिप्लाई करेगी बच्चों और कंपनी के उसके बाद में सेटिस्फैक्शन को नोट डाउन किया जाएगा और सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट याद आ रहा है बच्चों, अगर आप ओमिट कर जाते हो चार्ज को सेटिस्फाई करना 300 डे के बियॉन्ड या मिस स्टेटमेंट दे रहे हो, और उसके बाद में जो पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री इन द अब्सेंस, खुद होकर आपकी चार्ज को रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में रजिस्टर टू बी मेंटेन कंपनी वाला, ये एक एडिशनल बात मैंने लिखी मेरे तरफ से, और उसके बाद में बच्चों चैप्टर खत्म। आई थिंक गाइस इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया सर, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।